All the students taking online live class, good afternoon. So हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स एंड द प्रिंसिपल्स. तो हमने सबसे पहले कौन सा रूल डिस्कस किया था? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो कि हमेशा कोई भी आप लॉ के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेंगे सबसे पहले आपको यही रूल अप्लाई करना है. एंड वी सिंपली सेज दैट, बेटा बातें नहीं, वी सिंपली सेज दैट whatever the words, expressions, phrases are used in a statute or the provision of law, we have to interpret it literally. It means we have to take the dictionary, popular or the general meaning or day-to-day meaning understood in day-to-day life. लेकिन मैंने 3 situations बताई थी where the literal rule fails. कौन कौन सी situation थी? पहला, if the literal meaning, the meaning which we get by applying the literal rule, it defeats the purpose, it goes against the purpose, then we have to take the help of reasonable rule. Again, अगर लिटरल मीनिंग एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, देन अगेन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रीजनेबल रूल. और अगर कोई वर्ड एक्सप्रेशन टेक्निकल सेंस में उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है तो वहां पे ऑब्वियसली आप टेक्निकल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेंगे. क्लियर? अच्छा, कुछ हमने पर्टिकुलर केसेस ऑफ द रीजनेबल रूल पढ़े थे. वन वाज मिसचीफ रूल. वो कब लगाते हैं? जब पर्पस ऑफ लॉ इज दैट इज द सप्रेस द मिसचीफ ऑफ वन पर्सन एंड गिव द रेमेडी टू द अदर. एंड वहां का लिटरल रूल फेल हो गया, देन वी अप्लाई द मिसचीफ रूल. फिर हमने पढ़ा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. वो कब लगाते हैं? whenever there are provision of any law, the purpose is to benefit to certain class of people who have been downtrodden, who have been put to some kind of injustice, who have not been treated fairly in the past. And उनके लिए अगर कोई लॉ के प्रोविजन बने, अगेन पहले तो हम लिटरल रूल लगाएंगे, बट if the literal meaning is not able to achieve that purpose, we have to take the help of rule of beneficial construction, with nothing a type of reasonable rule. Then rule of exceptional construction, वहाँ भी सेम चीज़ है, एंड वो सिर्फ 2 तरह के सिचुएशन में, एंड ऑब्लिक और मे ऑब्लिक शैल. ठीक है? जनरली एंड इज कंजंक्टिव और इज डिसजंक्टिव, बट समटाइम एंड इज टू बी इंटरप्रेटेड एज द डिसजंक्टिव. क्योंकि अगर जनरल रूल के हिसाब से जो मीनिंग आ रहा है कि एंड को हम कंजंक्टिव मानते हैं, लेकिन वो मीनिंग अगर पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, वो मीनिंग अगर एब्सर्ड दे रहा है, in that case we have to depart from that meaning and we have to go for opposite meaning. ठीक है? उसको डिसजंक्टिव ट्रीट करेंगे. एक्सेप्शन हो गया. और को अगर जनरली डिसजंक्टिव करते हैं, लेकिन अगर वो मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है, वी हैव टू ट्रीट द और एज द एंड, दैट इज कंजंक्टिव. सेम मे ऑब्लिक शैल. मे जनरली डायरेक्टरी, ऑप्शनल, शैल इज जनरली मैंडेटरी, बट कई बार अपोजिट करना पड़ता है, एंड दैट इज एक्सेप्शनल इन ऑर्डर टू अचीव द पर्पस ऑफ द लॉ. अगेन लेकिन सारी बातों में देखो, पहले कौन सा रूल लगा रहे हैं? रूल ऑफ लिटरल. अगर वहां समस्या आ रही है तब जाके वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट. अगर समस्या ही कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना, अगर लिटरल मीनिंग जो है पर्पस को अचीव कर रहा है, लिटरल मीनिंग लॉजिकल है, एंड उसके अलग से कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं दे रखा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी स्टिक टू द लिटरल रूल. वी स्टिक टू द लिटरल रूल. इज दैट ओके? फिर हमने लास्ट में पढ़ा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. ये कब लगता है? जब एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में मल्टीपल प्रोविजंस और लॉ अप्लाई हो रहे हैं, वहां पे आपको सबसे पहले हमें क्या करना है? जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजन लॉ सारे फॉलो करने हैं कंप्लीटली. अगर कंप्लीटली फॉलो करना पॉसिबल नहीं तो हार्मोनाइज करना है बिटवीन द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन. और हार्मोनाइज करने के मतलब वी हैव टू फॉलो ऑल एप्लीकेबल प्रोविजन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक संभव है. जैसे मैंने एजीएम वाला एग्जाम्पल दिया था आपको. ठीक है? एंड लास्ट, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, साथ चलाना ही पॉसिबल नहीं है, देन फाइंड आउट द लॉ विच इज स्पेसिफिक फॉर दैट सिचुएशन, एंड दैट विल प्रिवेल फॉर द अदर लॉ विच इज जनरल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इट मीन हमें स्पेसिफिक को फॉलो करना है, जनरल को इग्नोर कर दे. लेकिन ये थर्ड स्टेज है. डायरेक्टली आप थर्ड स्टेज की बात नहीं करेंगे. मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि सब एक सिचुएशन में मल्टीपल प्रोविजन लगते हैं, हमें स्पेसिफिक फॉलो कर. अरे भाई, वो तो थर्ड स्टेज है. पहली स्टेज का जितने भी एप्लीकेबल है कंप्लीटली फॉलो करना है. जब तक कोई समस्या ही नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन. ये तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी लगाना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगाना है. मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक पर्टिकुलर सेक्शन, एंड उसके प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, तो आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं दैट सेक्शन एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. ये सुनो, लेकिन कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उस केस में टू द एक्सटेंट पॉसिबल. लेकिन अगर वो संभव ही नहीं है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो क्या होगा? देन स्पेसिफिक विल फेवर. इन दैट केस स्पेसिफिक इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. जैसे कल मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म वाला एग्जांपल दिया था, एंड इसको रिलेट किया था विद द कंपनीज एक्ट इलीगल एसोसिएशन सेक्शन 464. इज इट ओके? तो अभी तक जितनी चीज़ हमने डिस्कस की है, जितने भी आपकी रूल्स हमने डिस्कस किए, किसी रूल में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई एनी क्वेरी?
यस, ये बच्चा बोला कि साहब जब जब लिटरल रूल फेल होगा, और फेल होने का कारण क्या है, या तो पर्पस के अगेंस्ट मीनिंग जा रहा है या एब्सर्ड, तो वहाँ रीजनेबल रूल लगाना, वहाँ क्या लगाना है, रीजनेबल रूल, ठीक है। एंड अलग अलग सिचुएशन के कुछ अलग अलग से आपके पर्टिकुलर बता, रीजनेबल रूल क्या हो गया, जीनस एंड वी आर डिफरेंट स्पीसीज, तो कह सकते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मिसशिफ रूल, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, सब क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ओवरऑल तो वही है। इज इट ओके? नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल में 7 बताया था मैंने आपको, 6 मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। लास्ट वन दैट इज द रूल ऑफ यूजिस्डिम जनरस। ये जो रूल है, रूल ऑफ यूजिस्डिम जनरस, मैं कभी बोलता हूं इसकी खाली शक्ल ही खराब है, बेचारा वैसे है भोला भाला से, नाम नहीं पड़ा यूजिस्डिम जनरस, ठीक है, तो नाम ही खराब है बेचारी, ठीक है। तो मैं कहता कि जैसे मेरे साथ है, मेरी शक्ल ही खराब है, बाकी आदमी मैं ठीक ही हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, मेरे मैक्सिमम लोग मेरी शक्ल के बारे में बोलते हैं यार बंदा देख के ना बड़ा डरावना सा लगता है, बड़ा स्ट्रिक्ट लगता है, मतलब ये दिस इज द वेरी जनरल इम्प्रेशन। मैं जैसे मेरा छोटा भाई, उसकी वो लोग वो गुड़गांव रहता है, तो जब उसके बच्चे छोटे थे तो मैं जब भी जाता ना वो दुबक जाते इधर उधर, बड़े पापा से डर लगता है। तो मैं कहा भाई सब जगह मास्टर थोड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कई बार शक्ल ही में तो स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। हाँ, मैं स्ट्रिक्टनेस इस मामले में जरूर मेरी है, कोई भी काम करो सिंसेरिटी से करो, कोई भी लाइफ में, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। काम या तो करो, नहीं करो तो ऐसे मन लगाए करो कि साफ अलग दिखो, मेरा हमेशा से मानना है, ठीक है। या तो करो मत, और करो तो भाई ढंग से करो, अधूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं मन से करो, अधूरे सीए कर रहे हैं मन से करो, ठीक है, अधूरे मन से नहीं, अधूरे मन से कुछ नहीं मिलता, पूरा जान लगा करिए, मजा आएगा, देखिए इंजॉय द सब्जेक्ट, इंजॉय द कोर्स, इंजॉय द प्रोफेशन, देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ज़्यादा जोड़ घड़ा मत सोचिए, अभी मत सोचिए ये करने से, इतना करने से, इतनी जल्दी पास होने से, अच्छे से पढ़िए। बहुत ही बच्चे मेरे इस तरह क्वेरीज आती रहती है, क्वेश्चन आते रहते, सर फर्स्ट टाइम पास होने से, एक बार दोनों ग्रुप पास होने से क्या हमारी आर्टिकलशिप, हमारे भाई सब नेट रिजल्ट, ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ है, जितनी ज़्यादा चीज़ों की आपको पकड़ है आप उतने ग्रो करेंगे। अच्छा, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकाल दिए हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब मुंह खोला तो औकात पता लग गई, उल्टा होता है, ऐसे लोग डबल नेगेटिव होता है। अच्छा, आपने एक साथ दोनों ग्रुप निकाली, जल्दबाजी में चीजें पढ़ी है, टाइम नहीं दिया, देखिए मैं ही नहीं बोलता एक ग्रुप निकालना खराब चीज है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन उसके पीछे जान मत दीजिए कि सब वही सब कुछ है। बहुत लोगों को पता है कि दिमाग में क्या इंप्रेशन है कि सर इसके बिना तो जिंदगी खराब है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ पास किए हैं, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, अच्छा सामने वाला जब आप उसे इंटरव्यू, जब आपका रेज्यूमे देखेगा और उसमें देखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स क्लियर्ड, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपसे, और जब आप बात करते हैं और आपका वो लेवल नहीं है तो डबल नेगेटिव हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता कोई भी चीज को अच्छे से करो, जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है। मैं जल्दबाजी में तो एकदम बिलीव नहीं करता, जल्द बोलते काम सुना, जल्दबाजी जल्दी का काम शैतान का काम, ठीक है, बोलते ना, वो जल्दी जल्दी में कोई काम, कोई वही उसको कॉम्प्रोमाइज होता है। कई मैंने बच्चों को देखा है, सर ये कोर्स भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मैं कहा भाई तू क्या क्या करेगा, कुछ लाइफ में क्लैरिटी भी है, क्या करना चाहते हो। अच्छा, बहुत लोग तुम देखो उनके ना विजिटिंग कार्ड पे सीए फलाना डिगना, दुनिया दो डिग्री होती है, ठीक है, दुनिया की कोई डिग्री छोड़ी नहीं है, तो उनसे इंडस्ट्री बोलते, इंडस्ट्री ऐसे लोग पता करते हैं, ही इज ए कंफ्यूज पर्सन, मुझे पता नहीं लाइफ में करना क्या है। नहीं तो एक प्रोफेशनल डिग्री आपको जिंदगी में बहुत आगे पहुंचा सकती है, जरूरत ही नहीं इतनी सारी डिग्री इकट्ठी करने का। मैं आपको एक एक्चुअल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये डिस्कवरी चैनल आता है ना, तो डिस्कवरी एक्चुअली यूएस की कंपनी है, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस, सॉरी डिस्कवरी कॉरपोरेशन, यूएस की कंपनी है। इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में एक सब्सिडरी बना रखी है, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया, और वो कंपनी मेरी क्लाइंट है, उसको कई सारे लीगल मैटर्स में, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर एक बंदा है, ही इज सिंपल बीकॉम, ओनली बीकॉम, एंड उसके अंदर 10 चार्टेड अकाउंटेंट है, 10 चार्टेड अकाउंटेंट उसको रिपोर्ट करते हैं, ही ओनली बीकॉम। पूरे डिस्कवरी के साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एशिया का एक पोर्शन हो गया, उसके ऑपरेशंस को हेड करता हो, एंड ही ओनली बीकॉम।
लेकिन चीजों की समझ है। अच्छा, टैक्स का बीकॉम में नहीं पढ़ते, वहां ही पढ़ते हैं, कॉस्टिंग वहां नहीं पढ़ते, लॉ वहां नहीं पढ़ते, अकाउंट सब पढ़ते हैं, लेकिन उसने वहीं पे ऐसा पढ़ा कि भाई साहब सीए लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बोला, अब तुम हो गया डबल ग्रुप, क्या होता है, वो तो सीए है ही नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, एंड नोएडा के अंदर, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, दिल्ली के अंदर पावर का प्राइवेटाइजेशन बहुत बाद में हुआ, जो उसमें बीएससी ये सब प्राइवेट से बॉडी आ गई ना, ठीक है। पहले दिल्ली में दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, फिर डेसू हुआ, वो सब गवर्नमेंट बॉडी। नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अभी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। वही ये जो बीएससीएस लिखते हैं ना, ये बॉम्बे कंपनी, इसका फुल फॉर्म था बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये एक्चुअली बॉम्बे स्टार्ट हुआ था। तो बॉम्बे में प्राइवेटाइजेशन पावर का बहुत पहले हो गया था। कैलकाटा हुआ, दिल्ली हुआ, जो बड़े बड़े जो आपके बाकी अभी भी बहुत सारे छोटे आप स्टेट्स के अंदर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आते हैं। लेकिन आप जानते हैं सरकारी काम सरकारी तरीके से, वो क्या पावर का बहुत इशू होता है वहाँ पे। इधर धीरे धीरे सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नोएडा के अंदर बहुत पहले प्राइवेटाइजेशन हो गया। नोएडा पर्टिकुलर सिटी, नॉट स्टेट। अब मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, ओनली नोएडा। तो नोएडा के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को, तो नोएडा के अंदर एक कंपनी है नोएडा पावर कॉर्पोरेशन। नोएडा पावर कॉर्पोरेशन ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन नोएडा पावर अथॉरिटी एंड आरपीजी ग्रुप। आरपीजी ग्रुप नाम सुना होगा। आरपीजी ग्रुप नाम इसलिए कि उनके जो फाउंडर थे राम प्रसाद गोयनका। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जानते हो, नाम तो सुना होगा। इंडियन पढ़ते तो नहीं हो तुम अखबार, ठीक है, नाम तो सुना है, ठीक है। बच्चे वाले से छोड़ते नहीं है सर, ठीक है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है ना, ठीक है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है आरपीजी ग्रुप, ठीक, पावर सेक्टर में कई चीज़ें, ठीक है। तो इन दोनों के मिल के ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा पावर कॉर्पोरेशन, नोएडा पावर अथॉरिटी एंड आरपीजी। तो नोएडा पावर कॉर्पोरेशन के अंदर मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग सब साथ में पढ़े हुए सीए, वो सीएस वहाँ पे। अच्छा, ही इज कंपनी सेक्रेटरी। तो उसको देखा जाए कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको फाइनेंस ये सब, तो उस कंपनी के चार्टेड अकाउंटेंट उसको रिपोर्ट करते हैं, और उस कंपनी की जो बैलेंस शीट फाइनल होती है, होता है ना, फाइनेंशियल खत्म हुआ और ऑडिट के साथ, जो ऑडिटर के साथ जो डिस्कशन, और उसके ऑडिटर भी पीडब्ल्यूसी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। पीडब्ल्यूसी आप जानते हैं टॉप बिग, ठीक है, बिग फोर में आता है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूसी को ऑडिटर है, तो उनके साथ सारी डिस्कशन फाइनल बैलेंस शीट पे होके वो करता है, सीए नहीं करते। मैं बोला डिग्री सब कुछ, ये चीज दिमाग से ना, ये दिमाग से बहम निकालो, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं आप जानते कितना अच्छा है, और जानते अगर है तो फिर डिग्री सब सेकेंडरी हो जाती है। भले आपने एक एक करके ग्रुप पास किया, लेकिन आप इंटरव्यू में जब बात कर रहे हैं और आप सामने वाला समझ आ रहे भाई, वो सब वो भूल जाएगा तुमने एक बार एक एक करके किया या कितना टाइम लगा किया, वो सब भूल जाएगा। बोले बंदे में जबरदस्त है। तो ये चीज डेवलप करो। और मैं हमेशा हर बच्चे बोलता ये डेवलप करो कि आप जो चीज जानो अच्छे से जानो। उसका तरीका ये होता है, पढ़ो तो एंजॉय करो पूरे अच्छे से, मन लगा के, ठीक है। एंड ये नहीं कि शॉर्टकट कितने करने से पास हो जाएंगे, क्या ये तो पास होने का जुगाड़ बनाया जा रहा है। पढ़ थोड़ी रहे हम, पढ़ते हैं तो आदमी तो खुल के पढ़ता है, ठीक है। जैसे मेरे को तो पढ़ाते समय मैं ये नहीं देखता कि मुझे इतने लेक्चर में खत्म करना, मैं कभी दिमाग में नहीं देखता। अब डिस्कशंस हो रही है, चीज़ों को समझाना है, तो 2 लेक्चर फालतू भी लग जाए तो क्या आफत आ जाएगी, लगने तो उस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग नहीं, इतना पूरा मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखो लाइफ में सक्सेस बोलते हैं, ये सब सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट है। काम करने का तरीका सही है, अपने आप सक्सेस आएगी। वो 3 इडियट से बोले ना कि काबिल बनाओ तो सक्सेस तो झक मार के पीछे आएगी, तुमको उसके पीछे भागने नहीं, वो आएगी आएगी तुम्हारे पीछे। काम करो अच्छे से, ठीक है। अब अच्छे से करो, काबिल बन जाओगे तो क्या होगा, सक्सेस तो भैया कहाँ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए, काबिल लोग जो हैं, काबिल जो अच्छे लोग हैं, क्या उनके वो सरप्लस में किसी भी फील्ड में, किसी फील्ड में, डू वी हैव सरप्लस गुड डॉक्टर्स? नो, डॉक्टर तो बहुत हैं। डू हैव सरप्लस द गुड इंजीनियर्स? नो। कोई भी फील्ड में, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी आप उठलिए, आपको गुड, हमेशा मैं बोलता हूँ गुड, आपको काबिल लोग की हमेशा स्कैर्सिटी होगी, हमेशा उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो आप अपने आप को बना लो, तो आप हमेशा किस कैटेगरी में हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में है जिसकी डिमांड है ज़्यादा और सप्लाई है कम। इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, तो आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो वही लोग होते हैं कि साहब क्या होता है, कर तो लिया, तब भी क्या है, जिंदगी भर क्या है, भीख मांगनी पड़ती है। अरे एक नौकरी छूट जाए और मन में इतनी सिक्योरिटी है कि ये चली जाए, अगली मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या भीख मांगने बराबर है? फिर आपने अंदर क्या अपनी काबिलियत पैदा की है,
और ऐसी काबिलियत पैदा कर दो कि भाई एम्प्लॉयर को ये डर लगे ये छोड़ के ना चल जाए, कि ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा। मजा तो उसके अंदर है। अच्छा, उसके अंदर फिर खुल के जीता ना बंदा। अच्छा, ऐसे बंदे को क्या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है कि भैया नौकरी चल जाएगी तो क्या होगा? नहीं, बाकी सब लोग के साथ ही दिक्कत है। वो दुनिया कहते हैं सारी दुनिया को झूठ बोल सकते हो, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, अंदर अपने आप को थोड़ी झूठ बोल सकते हो। तो अंदर अंदर वो क्या इनसिक्योर्ड है। वो इनसिक्योर्ड है तो क्या होता है, बहुत सारे अंदर अंदर परेशानियां शुरू हो जाती है। सब कॉन्शियस माइंड परेशान परेशान करेगा। और क्यों इनसिक्योरिटी आ रही है? हम काबिल नहीं है। काबिल बन जाओ तो खत्म है, सब सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप बहुत खुल के जियोगे। वो एक याद है फाउंडेशन में एक इंसिडेंट शेयर किया था। एक बहुत अच्छा कोई बंदा था अपने प्रोफेशन का, उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, लेकिन छेड़ने के लिए इंटरव्यू ने ऐसे बोल दिया कि इफ़ यू डोंट सेलेक्ट यू व्हाट विल योर रिएक्शन। उस पता जवाब क्या था? सर नेवर माइंड इट विल बी योर लॉस। नेवर माइंड इट विल बी योर लॉस। फिर भी सेलेक्ट किया, उसको पता था भैया ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा। उसने बोल दिया नेवर माइंड। कॉन्फिडेंस है बंदे को, मेरे पता है मेरे में है कुछ बात, तब भी लिया। इंसल्ट वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस दिखा रहा बंदे का। तो मैं हमेशा बच्चों को, मेरा ये तरीका ये है, और बाकी दुनिया तो यही सिखा रही है आज के दिन ज़्यादातर, कैसे ही जुगाड़ करके पास हो जाओ, डिग्री ले लो, जल्दी जल्दी कर लो भाई। क्या मेरा अपना तरीका देखो मेरा, और मेरे को अपनी लाइफ में मैं फॉलो किया। मैं बाहर से आया हूँ, दिल्ली के रहने वाला नहीं हूँ। ना घर पे छत थी। होता दिल्ली के जो रहने वाले, कब से पेरेंट्स के घर पे छत तो दे रखी है, तो छत भी नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ अपने आप, ठीक है। और जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और अपने को फिर अपने फैमिली को भी सेटल किया, छोटे भाई का बिजनेस, सब कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती है। आप कितने अच्छे, पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को होश ही नहीं देता था कि मैं 2 घंटे का, CS इंस्टीट्यूट वगैरह में होता है ना, जब वहाँ पे तो क्या आवर्स होते हैं कि 2 घंटे का एक लेक्चर आपको ले रहा है, और आवरली पेमेंट मिलती है, मतलब पर लेक्चर वाइज पेमेंट मिलती है वहाँ पे। मैं 2 घंटे पढ़ाता था, मैं 3.5 घंटे पढ़ाता। मैं ये नहीं देखता कि मुझे 2 घंटे के पैसे मिल रहे हैं। मेरा पर्पज है कि बच्चे को समझा रहा सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि उनमें लिमिटेड लेक्चर होते थे। 25 लेक्चर के अंदर 2-2 घंटे सिलेबस खत्म करना है। अब मुझे मालूम होगा ही नहीं, तो मैं चलो 3.5 घंटे पढ़ा, पैसे 2 घंटे के मिल रहे हैं, लेकिन उसके रिवार्ड फिर मिलते हैं भाई साहब। बच्चों का प्यार मिलता है, बच्चे जुड़ते हैं, भैया बंदा इतना, धीरे धीरे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हर चीज़ में से आप जान लगाए काम करो और मन से करो, लेकिन रिवार्ड तो अपने आप वो कहाँ जाएंगे, ऐसे बंदे ही नहीं मिलते। एनीवे, देखिए रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरलिस। देखिए ये यूजिस्टिम जनरलिस जो है, ये अगेन लैटिन टर्म है, इट्स ए लैटिन टर्म। इसका मतलब है ऑफ द सेम, इंग्लिश में मतलब इसका ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। इज दैट क्लियर? ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरलिस। अब सवाल उठता है कि साहब ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में, या तो मैंने हर रूल के साथ कॉन्टेक्स्ट बताया कि साहब इन विच कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई विच रूल। क्लियर? तो ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बताऊंगा ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, देखना जवाब आप खुद ही दे देंगे। मान लिया कहीं पे ऐसा लिखा हो CA, CS, CMA, पहले CW बोलते थे, नाउ द इट कॉल्ड CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पहले कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोलते थे। एंड इसके आगे लिखा एटसेट्रा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा एटसेट्रा। मुझे सिर्फ इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ध्यान सुनिएगा। मुझे ये इंटरप्रेट नहीं करना है, मुझे ये इंटरप्रेट करना है। अगर एटसेट्रा लिखा हुआ है, या सो ऑन लिखा हुआ है, या एंड द लाइक लिखा हुआ है, आफ्टर दीज 3 कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे बताइए एटसेट्रा लिखा हुआ है, या सो ऑन लिखा हुआ है, एंड द लाइक लिखा हुआ है, इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करनी है तो बताइए इसके अंदर क्या आप इंजीनियरिंग ले सकते हो, मेडिकल ले सकते हो? नहीं। क्या MBA ले सकते हो? क्या CFA ले सकते हो? ले सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने ये रूल बता दिया ऑलरेडी, यही रूल है ये, इसलिए मैंने बोला पहले आप खुद समझो क्या है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। मुझे बताइए आपने किया क्या, आपने ये लॉजिक लगाया कि साहब ये 3 चीजें पहले दे रखी, इससे एक आपको क्लास बन रही है, क्लास ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। ये सुनो, क्या बन रही? क्लास ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। तो मैं आगे जो चीज दे रखी है उसमें मैं वही चीज कवर करूं जो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर फिट होगा। तो आपने बोला सर इंजीनियरिंग तो फिट होगा नहीं, मेडिकल तो फिट होगा, आपने मना कर दिया, लेकिन CFA फिट हो सकता है, MBA फिट, इसलिए बोला हाँ ठीक है, यही लॉजिक लगा है।
एग्जैक्टली ये रूल भी यही है कि साहब ये रूल ये कहता है, ये रूल ही है बस यही। ये रूल कहता है कि जब भी कोई आप स्टैच्यूट पढ़ें और वहां पे अगर कोई आपको लिस्ट हो स्पेसिफिक वर्ड्स की, क्या ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं? सी ए में लिखा हुआ है क्या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, हाँ या ना? उसकी एक लिस्ट को हम एनुमरेशन ही बोलते हैं। क्या है? एनुमरेशन। अगर आप कोई भी स्टैच्यूट पढ़ रहे हैं उसमें कहीं पे आपको लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स नजर आ रही है और उस स्पेसिफिक वर्ड की लिस्ट से क्लास बन रही है। क्या है क्लास बन रही थी? कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। ये सुनो, देन इट इज फॉलोड बाय सम जनरल टर्म। क्या ये एटसेट्रा सो ऑन एंड द लाइक क्या है? जनरल टर्म है। क्या है? जनरल टर्म है। फर्स्ट देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, it is forming a class, then it is followed by some, after that there is some general term जैसे etc so on and, तो law says that, this rule says that ये जो general term है इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करनी है, हमें इसके अंदर वो चीजें कवर करनी विच कैन फिट इनटू दिस क्लास विच इज फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड। जो स्पेसिफिक वर्ड से जो क्लास बन रही है, जो जीनस बन रहा है, आपको सिर्फ आपको उसी चीज को आप कवर करना इन द जनरल। लाइक आपने यहां पे क्या कवर किया? आपने बोला सर एमबीए कवर कर दो, व्हाई? इट इज फिटिंग इनटू दैट क्लास। विच क्लास? क्लास ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। ये सुनो, आपने बोला सर एमबीए कवर कर सकते हैं बट मैं इंजीनियरिंग मेडिकल कवर नहीं करता, व्हाई? इट नॉट फिटिंग इनटू द कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। ये सुनो, तो एग्जैक्टली ये रूल, तो इसका मतलब कभी भी कोई आप स्टैच्यूट पढ़ रहे हो वहां पे अगर लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है, मतलब देखो ना कोई सेंटेंस के अंदर ऐसे 3-4 चीज लगातार आ रही है और उससे कोई क्लास बन रही है, ठीक है, देन उसके बाद कोई जनरल टर्म है, तो मैं बार बोला इनकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं हम। इंटरप्रिटेशन किसी कर रहे हैं? जनरल टर्म की। लेकिन क्या जनरल टर्म की इंटरप्रिटेशन क्या स्पेसिफिक वर्ड्स पे डिपेंड कर रही है, हाँ या ना? तो इसकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड इस पे कर रही है, लेकिन हम इंटरप्रिटेशन इसकी कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग द स्पेसिफिक वर्ड, वी आर इंटरप्रेटिंग द जनरल वर्ड। लेकिन टू इंटरप्रेट द जनरल वर्ड देयर इज इफेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड। इस स्पेसिफिक वर्ड से जो क्लास बन रही है, हम आपको जनरल टर्म में वही चीजें कवर करेंगे जो उस क्लास के अंदर फिट हो सकती है, एंड अगर उस क्लास में वो चीज फिट नहीं हो सकती तो हम उस जनरल टर्म में वो चीजें कवर नहीं करेंगे। तो हियर वी आर एक्चुअली नॉट इंटरप्रेटिंग द स्पेसिफिक वर्ड, हियर वी आर इंटरप्रेटिंग द जनरल वर्ड जो स्पेसिफिक वर्ड के बाद आ रहा है, लाइक एटसेट्रा सो ऑन एंड द लाइक, एंड उसमें हम वही चीजें कवर करेंगे। अच्छा, कॉमन सेंस आपने पहले ही बता दिया था, वही बात, ये रूल कहता है वही बात। मैंने बोला खाली शकल ही खराब है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें, वेरी सिंपल, ठीक है। एक्चुअली ये देखिए, इसका तो ये भी तो वही बात बोला आपने, कॉमन सेंस से पहले बता दिया, लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं, ध्यान सुनिएगा। लॉ में ध्यान सुनिए, कंडीशन दे रखी है, कब ये रूल लगाते हैं? देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब ये रूल लगेगा। ये सुनो, अच्छा क्या वो स्पेसिफिक वर्ड से क्लास बनना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा होता है सीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फिल्म मेकिंग, मुझे बताइए ये ऐसे लिखा होता, मुझे बताइए वो क्लास बन रही है? बन रही है, तब ये रूल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये कब बनेगा? जब लिस्ट है उसे स्पेसिफिक वर्ड्स की, उसे क्या बन रही? क्लास, ठीक है, यहाँ क्लास बन रही थी। तीसरा, अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा बताइए कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज की जितने भी कोर्स हो सकते हैं मैं वो सारे लिख दूंगा यहाँ पे स्पेसिफिकली, सीए, सीएमए, एमबीए, सीएफए, व्हाटएवर एक्स्ट्रा, और उसका एक्सेट्रा लिखा तो उसका कोई मतलब बनता है? तब ये रूल लगेगा? नहीं, ये तो जीरो हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने सारी, इसका था ये कब, इसकी इंटरप्रिटेशन कब होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल? जब इस क्लास एग्जॉस्ट नहीं हुई हो। अगर ये क्लास एग्जॉस्ट हो गई हो, क्लास एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है? इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें पॉसिबल है हमने पहले ही लिख दी स्पेसिफिकली, और उसके बाद जनरल टर्म है, क्या वहां जनरल टर्म का कोई मतलब बनता है? नहीं, तो कब मतलब बनेगा? ये बोला जनरल टर्म हैज टू बी इंटरप्रेटेड लाइक वी कैन कवर ओनली दोज थिंग विच कैन फिट इनटू दैट क्लास। ये कब बोलेंगे ना, जब आपको ये क्लास एग्जॉस्ट हो गई है, नहीं हुई है? नहीं हुई है, दैट इज थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, उस स्पेसिफिक वर्ड की लिस्ट से क्या बन रही है? क्लास। क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द लिस्ट, क्लियर? Then it is followed by some general term. Then in the interpretation of this general term, what we'll do? We'll take the only that meaning which can fit into that class formed by the specific words. अच्छा एक चीज बताइए, हम इन्हें यहाँ पे जैसे जो एग्जाम्पल लिया था एटसेट्रा सो ऑन, इसके अंदर हमने बोला साहब सीएफए ले सकते हैं, एमबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल ले सकते, या और डिफरेंट कोर्सेज के स्ट्रीम के कोर्सेज नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे जो जनरल टर्म एटसेट्रा सो ऑन, क्या उसका हम रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ले रहे हैं? रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है? ओनली दैट विच कैन फिट इनटू दैट क्लास, जो उस क्लास में नहीं फिट होगा उसको नहीं लेंगे। ये सुनो, तो रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ले रहे हैं, एक्सटेंडेड मीनिंग ले रहे हैं? रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन मान लिया, ध्यान सुनिएगा, अगर लेजिस्लेचर ने जो एटसेट्रा लिखा है
सो ऑन लिखा है एंड द लाइक, और लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि इससे एक्सटेंडेड मीनिंग लेना है, तब क्या इसके अंदर आप ये रूल लगाएंगे नहीं लगाएंगे? ये रूल लगाने का मतलब क्या है? ये रूल लगाने का मतलब क्या है? बेटा थोड़ा तो बेटा आप क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन क्या होता है और बच्चे आपको देखते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड है, थोड़ा आप आराम से बोला, ठीक है? पार्टिसिपेशन इज गुड, ठीक है, लेकिन आप अलग से आइडेंटिफाइड हो तो बाद में क्या होता है, आप समझते हो ना, पीयर, वो बाद में बच्चे छेड़ेंगे आपको, ठीक है? तो कई बार आप एक्साइटेड हो जाते हो ना कि आप पार्टिसिपेट, इट्स गुड टू पार्टिसिपेट, इट्स ऑलवेज गुड टू पार्टिसिपेट, हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अलग से आइडेंटिफाइड हो जाओ, क्या होता है उससे, वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट, तो हियर इन दिस केस ये तब रूल लगाएंगे जब अगर लेजिस्लेचर का कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं है। अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कि साहब इसके अंदर तो हमें वाइडर मीनिंग लेना है, तब क्या आप ये रूल लगाएंगे? नहीं। इसका मतलब एक कंडीशन और क्या होगी, देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, डिफरेंट देन व्हाट दिस रूल सेज, जो ये रूल कहता है उससे कोई डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, क्योंकि अगर देखते हैं लॉ इंटरप्रिटेशन सबसे ऊपर क्या चीज है, इंटेंशन ऑफ, याद है स्टार्ट मैंने इंटेंशन ऑफ द लॉ, बनाने वाला कौन, लेजिस्लेचर, तो क्या सोच के बनाया, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यार स्टार्ट ऐसे किया था साहब, इंटरप्रिटेशन के सही तरीके से इंटरप्रिट इंटेंशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द, तो अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन ही कुछ और था, वो इसका एक्सटेंडेड मीनिंग चाहते थे, वो इसका मीनिंग नैरो नहीं करना चाहते थे, तो हम ये रूल नहीं लगाएंगे। तो ये रूल कब लगाएंगे, व्हेन देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, इट मीन वॉट एवर दिस रूल सेज उससे कोई डिफरेंट कोई लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं था, देन विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल। तो क्या क्या कंडीशन हो गई इस रूल को अप्लाई करने के लिए, किस सिचुएशन लगाते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, व्हेन देयर इज अ लिस्ट और एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, उससे क्या बन रही, क्लास, क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनुमरेशन लिस्ट, ठीक है, देन इट इज फॉलोड बाय सम जनरल टर्म, इन जनरल टर्म विल कवर ओनली दोज थिंग्स व्हिच कैन फिट इनटू दैट क्लास, प्रोवाइडेड देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन। अच्छा, ये सारी कंडीशन फुलफिल होने पे ये रूल लगाएंगे, क्लियर? अच्छा, उल्टा करें, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो ये रूल लगेगा, नहीं लगेगा, तो उल्टा दे दिया। कई बार एग्जाम में आपकी स्टडी में कभी एग्जाम में बोले थे व्हाट आर द एक्सेप्शन वेयर दिस रूल डज नॉट अप्लाई। अच्छा, कह सकते हैं अगर पहले जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है, उससे कोई क्लास ही नहीं बन रही, तो बता ना, बीच में मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए सब एक साथ ही लिखा हुआ है, क्या क्लास बन रही है? तो विल दिस रूल अप्लाई? नहीं। इसका तो वो सबसे क्लास नहीं बन रही, वो जो स्पेसिफिक वर्ड दे रखे हैं बट वो डाइवर्स नेचर के हैं, क्या है, डाइवर्स नेचर के हैं, उनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और उससे वो क्लास नहीं बने, ये रूल नहीं लगेगा। अच्छा, मान लिया आपको क्लास बन भी रही है, लेकिन वो क्लास एग्जॉस्ट हो गई, आपने सब कुछ पॉसिबल लिख दिया, क्या ये रूल लगेगा? नहीं लगेगा। अगर लेजिस्लेचर का डिफरेंट इंटेंशन था, क्या ये रूल लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, पहले भी जनरल टर्म है, बाद में जनरल है, कोई पहले स्पेसिफिक, बाद ऐसा कुछ नहीं है, क्या रूल लगेगा? नहीं। इसका तो जो कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन में सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब ये रूल लगेगा, ऑल। तीसरा था either any of the condition is not fulfilled, what will happen, this rule will not apply। तो एक्सेप्शन बन के कह सकते हैं, उल्टा बोल दीजिए कि साहब इन व्हाट सिचुएशन दिस रूल नॉट अप्लाई। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत मुश्किल कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है? देखिए, आपका नाम क्या, वंशिका नाम है ना आपका? आपने बोला मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ये राइट एटीट्यूड लाइफ जीतने का। ज़्यादातर हम लोग के साथ क्या है, हम समाज में लोग हैं ना, हम इस बात से बहुत घबराते हैं कि मेरे इससे सामने वाले को क्या फर्क पड़े, इस चक्कर में अपनी लाइफ हेल कर लेते हैं। एटीट्यूड ये होना चाहिए, भाड़ में जा दुनिया, हाँ काम सही करो, और तुम्हारे सही काम पे कोई उंगली उठाया बोला भाड़ में जाओ, ये एटीट्यूड होना चाहिए, तभी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि दुनिया खाली काम है टांग खींचना, वो कभी आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना जाती। देख लो उठा के, ठीक है, आप परेशानी में लोग मजा लेते हैं, ठीक है, और आप अगर मान लिया अच्छे हो जाओ तो जल भुन जाते हैं। एक बंदे बोला था, कोई पूछे ना कि आपकी सैलरी कितनी है, कई लोग होते हैं ना तो नई नई नौकरी लगती है, तो देना रिश्तेदार कितने का पैकेज है, भाई तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, व्हाट डू यू वांट टू नो। तो एक तो होता है डिप्लोमेटिक आंसर, कुछ नहीं ठीक ठाक है, दाल रोटी चल जाती है। एक दूसरा वो तरीका है, थोड़ा सा किसी को मजे लेने, ठीक है, अब आपको पता है कि वो साहब इसीलिए पूछ रहा है कि साहब उसको कहीं ना कहीं जेलेसी है, तो जितना है उसका डबल बताओ। अरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जिस कारण से पूछ रहा है कराओ ना उसको, ठीक है, और अंदर अंदर परेशान हो जाएगा, ठीक है, तो हो नहीं, तो गलत आदमी के साथ तो होना यही चाहिए, तो उसको डबल बताओ, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब भाई साहब उसको तो परेशानी शुरू हो जाएगी, ठीक है,
तो दुनिया का तो काम यही है, खाली बकवास। इसलिए बोलते हैं माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फालतू चक्कर में नहीं, ये दुनिया है ये, अरे भाई कुछ नहीं, ये सब चीजें बकवास सब। एनीवे देखिए मैं एक बार यहाँ पे रीड आउट कर देता हूँ। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म यूजेसिस जनरस इज ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, इज ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। अब बताइए एक अच्छे सर्कल में या अच्छी किताब में पढ़ो तो कहा जाता है कि मेल से कभी इनकम नहीं पूछी जाती, ये कहा जाता है, हाँ मेल से कभी इनकम नहीं पूछी जाती, इट इज कंसिडर टू बी अ बैड मैनर्स। लेकिन हमारे समाज में सब पूछते हैं, बेटा कितने की सैलरी, तुम्हें क्या लेना देना है। अच्छा लड़कियों से उम्र नहीं पूछी जाती है, ये सुना, ये बैड मैनर्स होती है। एक किसी लेडीज ने पूछा कि मैम आपका बर्थडे क्या है, तो मैडम घबरा गई, अब एज बता नहीं पाए, तो मैम वो उसने बोला कि मैम डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ईयर, ओनली डेट। ठीक है, खाली बर्थडे पता है, ठीक है, ओनली डेट नो ईयर, ठीक है, तो एज नहीं पता लगी, ठीक है। एनीवे देखिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म यूजेज ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। बेटा बातें बहुत हो रही है, देखिए, इफ एनी जनरल वर्ड्स सच ए लाइक, सोन एटसेट्रा फॉलो स्पेसिफिक वर्ड। इसका मतलब क्या है, पहले स्पेसिफिक वर्ड्स है फिर उसके बाद ये चीजें। बेटा वो पीछे कुछ ग्रुप बन के गप्पे मार रहे हो, गलत बात है, ठीक है, आवाज यहां तक आ रही, बताओ। इसे इफ एनी जनरल वर्ड सच ए लाइक, सोन एटसेट्रा फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स, द जनरल वर्ड शुड इंक्लूड ओनली दोज मीनिंग, जो जनरल वर्ड्स है विच कैन बी गिवन टू द स्पेस, वही मीनिंग लेना है जो स्पेसिफिक वर्ड से मैच करता हो, ठीक है। इसे द रूल रिक्वायर्स दैट वे स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑल वन जीनस, वही क्लास, ठीक है। मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स, अगर वो स्पेसिफिक वर्ड से एक क्लास बन रही है, मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड, उसके बाद जो जनरल वर्ड्स आ रहे हैं, शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, उसका जो मीनिंग है जनरल वर्ड्स का, शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट जीनस ओनली। जो उसके बाद एक्सेट्रा सोन लिखा हुआ है, उसका जो मीनिंग है हमें खाली उस जीनस तक ही रिस्ट्रिक्ट, मतलब उस क्लास तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है, अनलेस देयर इज समथिंग टू शो दैट अ वाइडर मीनिंग वाज इंटेंडेड। इंटेंडेड बाय हुम? लेजिस्लेचर। अगर ये चीज कहीं नजर आ रहा है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन कुछ वाइडर मीनिंग लेना था, तब उस केस में हम ये रूल नहीं लगाएंगे, एंड इन दैट केस दिस विल नॉट अप्लाई। इज इट क्लियर? जैसे वो एग्जांपल दे रखा, वही सेम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव टू इंटरप्रेट द जेंडर एटसेट्रा इन द एक्सप्रेशन सीए सीएस सीएम एटसेट्रा, मतलब खाली एटसेट्रा को इंटरप्रिटेशन करें इस पूरे एक्सप्रेशन में। मैंने बताया हम यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, हम जनरल की कर रहे हैं, लेकिन जनरल की इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम जनरल कर रहे हैं। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ जर्नी दैट हियर द जेंडर एटसेट्रा मे इंक्लूड एमबीए सीएफए बट सर्टेनली नॉट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर रूल ऑफ जर्नी अप्लाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो, दिस ऑल द 5, लास्ट में देखो एंड भी लिखा हुआ है। पहला, द स्टैच्यू कंटेन्स एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। एनुमरेशन मीन्स लिस्ट। द मेंबर्स ऑफ द एनुमरेशन, मतलब उस एनुमरेशन के अंदर जो जो चीज आ रही है, ऐसे ये सब क्या है, मेंबर हैं ऑफ द एनुमरेशन। द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी, जीनस बन रहा है उससे, ये सुनो, जीनस इज अ क्लास। द क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनुमरेशन। द जनरल टर्म फॉलोज द एनुमरेशन। लास्ट में क्या है, जनरल टर्म होना चाहिए, एंड लास्ट में क्या है, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन। क्लियर? ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, देन विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल। अब उल्टा देखिए, अगर ये इट में बी नोट दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्शंस। इसका देखो ये सारी यही बातें लिखी हुई है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है नहीं, ये आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे लिखा हुआ है और एग्जाम में कभी क्वेश्चन ही पूछे थे, व्हाट आर द एक्सेप्शन वेदर दिस रूल डज नॉट अप्लाई यूजेस इन जनरल। अब बच्चों को नहीं पता, बोले सर ये क्या है, ये है थोड़ी एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, नहीं उल्टा नहीं हो, एक्सेप्शन का मतलब बेसिकली इस पर नहीं लगता, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये लगता ही तभी है, तो एक्सेप्शन कहाँ हुआ। एक्सेप्शन तो होता है कि साहब कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट में केस कवर हो रहा है, बट फिर भी हम उस पर नहीं लगा रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, ये तो कवर ही नहीं हो रहा ना, तो एक्सेप्शन थोड़ी है। लेकिन आपकी स्टडी में से लिखा हो तो मजबूरी में भी लिखना पड़ता है, बट टेक्निकली एक्सेप्शन थोड़ी है। देखिए पहला, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज द विच फॉलोज, मतलब पहले भी जनरल है और बाद में भी जनरल, मतलब पहले स्पेसिफिक बाद में जनरल, ऐसा नहीं है। तो पहली बात क्या ये वाली, अब देखो इसको तुम ज्यादा देखो, द स्टैट्यूट कंटेन्स ये फर्स्ट जो स्पेसिफिक वर्ड, और फोर्थ द जनरल टर्म फॉलो द एनुमरेशन, पहले स्पेसिफिक और बाद में जनरल। क्या ये फर्स्ट एंड फोर्थ के अगेंस्ट बात कर रहा है? हाँ है ना, तो यहाँ लिख लो, समझने अगर ध्यान रहे, फर्स्ट एंड फोर, मतलब फर्स्ट एंड फोर का वायलेशन हो रहा है, दोनों ही जनरल है, पहले भी जनरल है बाद में भी जनरल है। दूसरा वे द पर्टिकुलर वर्ड एग्जॉस्ट द होल जीनस, क्या थर्ड कंडीशन का वायलेशन हो रहा है?
थर्ड कंडीशन कहते हैं द शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड, बट अगर एग्जॉस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली रूल नहीं लगेगा. where the specific objects enumerated are essentially diverse in character, मतलब जो specific thing है लेकिन उसे क्लास नहीं बनी, वो सब डाइवर्स इन नेचर है. जब तक बीच में इंजीनियरिंग भी है, सीए भी है, एमबीए भी है, सब मिक्स है. ठीक है, मुझे बताइए क्या ये सेकंड कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, हाँ या ना. एंड द लास्ट इज वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर दैट द जनरल टर्म जो एटसेट्रा सो ऑन shall not be read यूजिजिम जनरिस. अगर shall not be read यूजिजिम जनरिस का मतलब ऑफ द सेम क्लास. अगर एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है कि जो जनरल टर्म एटसेट्रा सो ऑन वो यूजिजिम जनरिस को की तरह नहीं पढ़ना, मतलब कि ऑफ द सेम क्लास नहीं पढ़ना है. shall not be read ऑफ द ऑन द स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक टर्म से जो क्लास बन रही है हमें वाइडर मीनिंग लेना है. तो क्या ये पांचवी कंडीशन का वायलेशन हो गया? तो देखा जाए ऊपर जो 5 कंडीशन दे रखी है उसी को क्या क्या उल्टा लिख दिया. ये पांचों फुलफिल होगी तो रूल लगेगा, इन पांचों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, ये रूल नहीं लगेगा. तो केसेस बनाती है. तो देखा जाए सही माने एक्सेप्शन थोड़ी है, इसी बात को पलट के लिख दिया. ठीक है, लेकिन आपकी स्टडी में लिखा हुआ है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया है व्हाट आर द केसेस ऑफ एक्सेप्शन टू द दिस रूल यूजिजिम जनरिस वेयर इट डज नॉट अप्लाई. बट लॉजिकली मेरे हिसाब से कोई एक्सेप्शन नहीं है. कई बार हमें स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन मैं साथ में ऐड कर देता हूँ कंसेप्चुअली कहाँ कर. क्यों? एग्जाम में तो नंबर आप इसको ये लिख के मिलेगा, ये पूछ लिया, अब आपको ये आता नहीं नंबर गए. लेकिन आप बाहर की दुनिया में इसको एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में जाके इसको एक्सेप्शन बोलोगे तो सामने वाला बोले पागल एक्सेप्शन कहाँ से हो गए. तो स्टडी मटेरियल इज नॉट द एंड थिंग. ठीक है, वो जिससे लिखवाई इंस्टीट्यूट ने, अरे इंस्टीट्यूट ने भी किसी बंदे से लिखवाई होगी ना, उसकी जो समझ है उसने उस हिसाब से लिख दिया. और क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार एज इट इज स्टडी मटेरियल जो लिखा होता है एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि हमें एग्जाम में परेशानी ना हो, तो मैं वो भी बता देता हूँ. ठीक है, लेकिन साथ में एक्चुअली इसको कैसे समझना है ये भी समझना है. इसके साथ हमारे जो प्राइमरी रूल्स है सारे कंप्लीट कर दिए मैंने, ऑल फर्स्ट 7 लिटरल, रीजनेबल. ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या था, mischief rule, then beneficial, then exceptional, then harmonious construction, and this one that is the usage generis. Now we start with the secondary rules. Secondary rules. Secondary rules में पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिरोसॉसी. देखिए क्या है. इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, सेम वर्ड, सेम एक्सप्रेशन, क्या आपको सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है? एग्जैक्टली सेम वर्ड होता है, स्पेलिंग सब सेम है. ठीक है, एक तो होता है ना कि साहब आपने स्कूल में पढ़ा होगा होमोफोन, इंग्लिश में पढ़ा होगा भाई, जो वर्ड्स अलग होते हैं लेकिन साउंड सिमिलर होती है. होमो मीन सेम, फोन मीन साउंड. ठीक है, तो साउंड सिमिलर, तो वो वर्ड्स अलग हैं, साउंड सिमिलर है. या तो वर्ड्स एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, द वर्ड्स आर एग्जैक्टली सेम बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हैं तो हमें अलग अलग ही ये हम. अच्छा, इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, नो वर्ड और नो एक्सप्रेशन हैज अ यूनिवर्सल मीनिंग. यूनिवर्सल मीनिंग का मतलब क्या है? एक मीनिंग हर जगह वही मीनिंग, वो नहीं कर सकते आप. इसलिए आपको एक चीज बता दो, कभी आपको डिक्शनरी में किसी वर्ड का मतलब देखो, क्या एक मीनिंग मिलता है? कई सारे. अच्छा, फिर वो बताया भी होता है कि ये वाला मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में, कई बार सेंटेंस बना के भी दिखाए होते हैं कि साहब ये वाला मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में. इससे पता लगता है कि कभी भी एक शब्द का, एक्सप्रेशन का हमेशा एक ही मीनिंग हो ऐसा नहीं होता है. इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट. ये किस कॉन्टेक्स्ट में किस दूसरे शब्दों के साथ इस्तेमाल हो रहा है उन सब पे डिपेंड करता है उसका मीनिंग. इट्स नॉट लाइक दैट वन मीनिंग ऑलवेज द सेम मीनिंग, ऑलवेज द सेम मीनिंग, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट वाइज हमें मीनिंग समझना पड़ता है, एंड हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते. इसलिए कई बार कई बच्चे पूछते हैं सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है. मैं आज अखबार पढ़ रहा था, सब वहाँ ये वर्ड आया, तो मैं बेटा अखबार की वो कटिंग मुझे दिखाई या वो न्यूज़ की आपने वो पोर्शन का फोटो ले रखा है, दिखा मुझे. क्यों?
अब सोचिए मैंने एक मीनिंग बता दिया, लेकिन जो वहां बच्चे ने जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, वो वाला मीनिंग वहां फिट नहीं होगा जो मैंने बताया, क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा जब वहां लगेगी? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में। एंड इससे बोलते हैं, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होते हैं, ये बात अच्छा, बहुत बेसिक सी बात है। डिक्शनरी हम देखते हैं उसमें एक मीनिंग थोड़ी होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखिए एक मैं यहां लिखता हूं प्लांट एंड ट्रीज, और एक मैं लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी। अब यहां देखिए प्लांट वर्ड दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जब ये प्लांट वर्ड ट्रीज के साथ यूज हो रहा है तो इट हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। जब ये मशीनरी के साथ यूज हो रहा है तो इट हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। यस नो? इसलिए एक बात और भी बोलते हैं हम, वन वर्ड टेक्स इज कलर मीन्स मीनिंग फ्रॉम द अदर वर्ड्स अलोंग विथ इट इज यूज्ड। जिसके साथ वो यूज हो रहा है उससे भी अपना मीनिंग डिराइव करता है। यहां प्लांट वर्ड जब ट्रीज के साथ यूज हो रहा है मीनिंग अलग हो गया, तो क्या इससे भी अपना मीनिंग डिराइव कर रहा है? और जब यही प्लांट मशीनरी के साथ यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है? अलग मीनिंग ले रहा है। तो बोलते वन वर्ड वन एक्सप्रेशन डिराइव्स इट कलर, टेक्स इट कलर, कलर मीन्स मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड अलॉन्ग विथ यूज। या कह सकते हैं एक वर्ड अपने एसोसिएट से भी मीनिंग निकालता है। क्या प्लांट का यहाँ एसोसिएट वर्ड कौन है? ट्रीज। यहाँ पे कौन है? मशीनरी। इसका मतलब क्या अपने एसोसिएट जिनके साथ वो यूज हो रहा है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं किसी शब्द का अगर मतलब नहीं भी पता हो, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में किन और शब्दों के साथ यूज हो रहा है उससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि कोई अल्टीमेटली उसका मीनिंग उन शब्दों पे भी डिपेंड कर रहा है जिन शब्दों के साथ। अच्छा, जब मैं ये बात बोलता हूं, कई बच्चे इसको यूजेसिम स्टडी से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, तो यहां पे अगर हम प्लांट को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो यहां हम कोई जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करें स्पेसिफिक को, और वहां जनरल की बात, वहां स्पेसिफिक वर्ड की के कारण डिपेंड कर रहा था इंटरप्रिटेशन, लेकिन हम इंटरप्रिटेशन तो जनरल टर्म कर रहे हैं, यहां हम स्पेसिफिक वर्ड की कर रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है। यूजेसिम मत लगा देना, यहाँ पे वी आर ओनली इंटरप्रेटिंग द वर्ड प्लांट, तो इट हैज अ मीनिंग डिफरेंट व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है, इसके साथ जब यूज हो रहा है, लेकिन वही जब मशीनरी के साथ हो इट हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। ये सुनो। अच्छा बताइए, हम बोलते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कई बार डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई करंट। सुना कि क्या बहुत हाई वोल्टेज करंट आया एंड क्या हुआ? इसलिए आप देखते हो बहुत सारे कई बार देखोगे एसी के साथ रेफ्रिजरेटर के स्टेबलाइजर लगे होते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है? हाई वोल्टेज करंट आता है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। उल्टा भी होता है, अगर बहुत लो आ रहा है तो उसको स्टेप अप करता है जिसे एक उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिले, और अगर बहुत हाई आ गया तो उसको डाउन करता है उसे कांस्टेंट। क्योंकि अगर बहुत लो भी गया तो उससे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज हो सकते हैं, और बहुत हाई गया तो भी डैमेज हो सकते हैं। तो उसको इसलिए कहते हैं अलग। तो इसलिए करंट जो आता है पहले स्टेबलाइजर में आता है, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में मूव होता है। तो पहले वो क्या है, तो उसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजर। अब जो मैं बोला करंट, अच्छा अब जब बैंक में बोलोगे मेरा करंट अकाउंट खुलवाना है, क्या एग्जैक्टली सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है? ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जब हम करंट अकाउंट बोलते हैं तो जब अकाउंट वर्ड के साथ करंट वर्ड लग रहा है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ करंट लग रहा है, क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग? यस और नो? ऑल टुगेदर इट मींस किसके साथ यूज हो रहा है उस पर काफी हद तक डिपेंड कर रहा है कि उसका मीनिंग क्या होगा। एंड इसे बोलते हैं वन द वर्ड्स डिराइव द मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स along with which it is used, या उसके जो एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर भी आपका काफी मीनिंग डिपेंड करता है। और इसलिए बोलते हैं एक वर्ड एक एक्सप्रेशन का कोई आपका यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। इज इट ओके? ये रूल यही कहता है, इतनी सी बात और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे एक चीज देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, सर्विस क्वार्टर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में क्या रहने के लिए कई बार जगह मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या उसको सर्विस क्वार्टर बोलते हैं? सुना तो होगा कि गवर्नमेंट की तरफ सर्विस क्वार्टर मिला हुआ है, सुना है? अच्छा देखिए, क्वार्टर ऑफ ए ईयर, क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग? ये सुनो, सेम वर्ड, सेम वर्ड, सर्विस क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ ईयर। अब एक बच्चा, कई बच्चे बोलते हैं सर एक और भी है, वैसे भी ठंड का मौसम है नहीं, तो इसे क्या लग रहा है कि साहब एक ही वर्ड के कितने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक क्लास में पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे मान लिया दो लोगों के बीच में मान लिया कोई चीज ओरली तय हुई हो ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चीज डिस्कस हुई है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि जो भी हमने आपस में ओरली डिस्कस किया, फाइनलाइज किया,
लेट्स पुट इट इन राइटिंग या लेट्स रिड्यूस इट इन राइटिंग। तो मैं ऐसे कहीं कहीं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी वर रिड्यूस्ड इन राइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो उन्होंने ओरली जो चीज तय की थी, जो एग्रीमेंट, उसको क्या है राइटिंग, और रिड्यूस इन राइटिंग ऐसे बोलते हैं, पुट इट इन राइटिंग या लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे ही बोलते हैं, लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये सब सुन, अच्छे से वर्ड्स भी यूज करना सीखो। आप इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी जाओ, सामने वाले ने अगर धुरंधर है, उसकी अंग्रेजी वगैरह जबरदस्त है, तो आधे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। अच्छा, जो बच्चे बड़े बच्चे जो बोलते हैं ना कि सब सारे, तुमने सुना होगा कि सर एक साथ दोनों ग्रुप पास करेंगे, मतलब बार बार मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मत पकड़ लेना, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन जो भी काम आप अच्छे से कर सके वो करिए। कसम मत खा लीजिए, तलवार मत लटका ले कि यही करना है, यही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कसम नहीं है, ठीक है। आपको जो अच्छे से काम हो, कंफर्टेबली वो काम कीजिए, समय थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक आजकल मैंने देखा, एक और देखिए क्या होता है, आप जो बोलते हैं ना साहब हम एक बार में बिग 4 में जाएंगे, अच्छा बिग 4 में जो इंटरव्यूअर्स होंगे, कई बार आपको कई बार इंटरव्यूअर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आईएम से आए हैं, है ना। अच्छा, क्या उनकी खतरनाक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। अच्छा, आपने एक साथ दोनों ग्रुप तो निकाल लिए, लेकिन बोलने में फिसड्डी हो, ना बोलना आता ना लिखना आता, तुम आधे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे जो पूछेगा वो। इसलिए बताया ना इंग्लिश पे भी ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो मेरा मेरा पढ़ाने का था, मैं पूरी पर्सनैलिटी पे बात करता हूँ, और लॉन्ग टर्म करियर में जाए क्या काम आएगा। मैं खाली ये नहीं बात करता अभी ग्रुप कैसे पास होगा, मैं खाली इतनी बात नहीं करता। अच्छा, अभी आप आगे जाके जिंदगी में धक्के खाने पड़े, क्या फायदा हुआ। लॉन्ग टर्म की जिंदगी भर आपको हर जगह फायदा मिले। अच्छा, कोई बच्चा अगर 20 साल के बाद ही मुझे याद करता है, कहीं मिल जाता है कि सर आपकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ, उस समय तो वो दुनिया उसे देख लिए, अब तो मैं उसे बेवकूफ नहीं बना सकता ना भाई, उसे सारी दुनिया देख ली है, अब वो रिगार्ड करे इसका तो सही में मैंने उसको दिया है। ज्यादातर टीचर ऐसे होता है, जब तक वो बच्चे होते हैं ना, वो टीचर बड़े रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, जब वो दुनिया में जाते हैं उनको समझ में आता है हमें कितना बेवकूफ बनाया था उसने। से बता रहा हूँ, ज्यादा टीचर की हालत है, बाहर जाके वो बच्चे बच्चे जो समझदार, उनको सब दुनिया की सारी दुनिया उनको लगता है अच्छा कितना पागलपन बनाया था। असली मजा तो ये नहीं, इसमें क्या दम है, ये सब क्या बातों में क्या दम है। लॉन्ग टर्म में जो चीजें काम करे और हमेशा जिंदगी में फायदा मिले, वो फायदा है, बाकी सब कोई दम नहीं है। बाकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए। अब मैं बोला था एग्रीमेंट रिड्यूस इन राइटिंग, एक बच्चा आके खड़ा होकर बोलता है सर इसको छोटा क्यों कर रहे हैं। मैं कहा भाई वो रिड्यूस का मतलब वो समझ रहा है, द एग्रीमेंट वर रिड्यूस इन राइटिंग, तो थोड़ा सीखिए, बोलिए। मतलब लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो फ्रेज बना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक इज द इंक नॉर्मली एंड व्हाइट इज द पेपर, तो वो फ्रेज बना हुआ है, लेट्स पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो समझ, अब देखो क्या होता है, कैसे हम सीखते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, लेकिन हम बेकार चीज देखेंगे सोशल मीडिया पे, खाली ही या फालतू के जोक, ठीक है, वल्गर सी बातें फालतू से, तो हम क्या सीख रहे हैं। और जितने इस टाइप के जो बनाने वाले रील बनाने वाले सारे एक से गधे हैं, एक भी दिमागदार आदमी दिखा दो मुझे उसके अंदर, तुम तो दिमागदार आदमी उसके अंदर, तो जैसा वो आपको वैसा ही बना देगा। तो ज़्यादा एक्सपोजर उन चीज़ों का लोगे, ठीक है, ढंग की, मैं ये नहीं बोला, आज बच्चे हो एंजॉय भी करना लाइफ को, घूमने भी जाओ, पिक्चर भी देखो, मैं मना नहीं करता, करना चाहिए। मैं खुद पिक्चर का बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ। मेरी बीवी तो परेशान है मेरे से कि ये बाहर जाने का मतलब क्या है, पिक्चर चलो। मैंने कहीं बोला बाहर चलो, मैं बोला चलो कोई मूवी चलते हैं, पर आपका तो एक ही काम है पिक्चर, पर खाली बाहर जाने का मतलब पिक्चर। मैं कह, क्योंकि क्लब जाने का शौक नहीं, दारू पीने का शौक नहीं, यही शौक होते लोग, ठीक है, नॉन वेज खाने हम खाते ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मेरे को लगता है ये रिलैक्सिंग है। अच्छा, इसका कारण भी क्यों हुआ कि हम जब स्टूडेंट थे तो हम लोग कोई उस जमाने में अगर मोबाइल फोन कुछ तो होता ना, टीवी कुछ नहीं होता था, ठीक है, कोई हम बाहर भी रहते थे, कोई टीवी भी कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, कभी कभी फ्रेंड्स है, ग्रुप फ्लैट पे रहते हैं, 4 फ्रेंड्स है, चलो यार 15 दिन में एक पिक्चर ही दिखाते हैं, ठीक है। तो वो एक, लेकिन अच्छी मूवीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, कितनी लर्निंग मिलती है आपको। तो एंजॉय भी करो लाइफ को, लेकिन खाली ये नहीं कचरे में रहो, अच्छी चीजें भी सीखो। अच्छी चीजें नहीं सीखो तो जाके आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, बात करना मुश्किल हो जाएगा लोगों से। अरे एक चार्टेड अकाउंट, अगर एक बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ, फाइनेंस में, फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंट्स, इनमें सीए से ऊपर कोई डिग्री नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, एक बंदा आईआईएम अहमदाबाद से भी एमबीए फाइनेंस कर ले, टैक्सेशन में तो कोई होता नहीं आपको एमबीए, अकाउंट्स में होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो सीए है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस आप कह सकते हैं सीएफए भी है, ये भी है। अगर कोई आईआईएम अहमदाबाद से भी एमबीए फाइनेंस कर ले, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना एमबीए में। एमबीए में बताओ ना, ऐसा आईआईएम, ये तो बताओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें अहमदाबाद सबसे ऊपर है।
बोलते ABC बोलते हैं टॉप, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, बाकी तो और बहुत है, लखनऊ फलाना, ठीक है, इंदौर, रोहतक में भी आए हैं भाई। हाँ, लेकिन वो तो बहुत छोटे, अभी बहुत नए नए बच्चे हैं अभी, ठीक है। हाँ, नए नए सेटअप हुए हैं, अभी तो कुछ साल ही हुए, ठीक है। जो ओरिजिनल जो जो हमें क्वालिटी है, IIM अहमदाबाद का ये बंदा अगर उसने MBA फाइनेंस किया है, फाइनेंस सब्जेक्ट की नॉलेज में वो CEO को मैच नहीं कर सकता, सब्जेक्ट नॉलेज में नहीं मैच कर सकता, इवन IIM का बंदा भी। लेकिन क्या उनके पैकेज, क्या उनकी सैलरी, उनकी प्लेसमेंट क्या CA से बहुत हाई है। तो क्या फर्क है? कम्युनिकेशन, योर पर्सनालिटी, द वे यू स्पीक, वे यू प्रेजेंट। तो मैं इसलिए बोलता, आप अगर वो चीज अपने में थोड़ा बहुत ऐड कर लो ना, तो आप कहां जगह भाग जाओगे। हम कहाँ पीछे रह जाते हैं यही इन चीज़ों में, और इन पे इसलिए मैं बड़ा फोकस करता हूँ इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान। CA इंस्टीट्यूट, पता है बीच में बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही थी कि CA, अखबारों में काफ़ी आया था कि CA इंस्टीट्यूट सोच रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में, अच्छा अभी जो CA कोर्स है बाय एंड लार्ज क्या करस्पॉन्डेंस कोर्स है CA इंस्टीट्यूट की तरफ से। भैया एडमिशन ले लिया, मटेरियल पकड़ा दिया, अपना पढ़ो। तो इंस्टीट्यूट कोई कैंपस, कोई कॉलेज, वो कंसेप्ट नहीं है ना, नहीं है ना। बाय एंड लार्ज करस्पॉन्डेंस कोर्स है, बाय एंड लार्ज करस्पॉन्डेंस कोर्स ही है। तो बीच में बड़ी सीरियस बात चल रही थी, CA इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट ने सोचा, काउंसिल ने सोचा कि भाई बंदे तो हमारे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन नौकरियां मोटी मोटी वो ले जाते हैं, ठीक है, MBA FMBA, ठीक है। तो ये बात उठी थी कि सब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अपने कैंपस बना दो। जैसे आप कम से कम नहीं, एक बार स्टार्ट करने में मेन सिटी, कुछ सिटी में बना दो, फिर धीरे धीरे और बढ़ा दो, ठीक है। तो वहां बच्चों को ग्रूम करो। भाई देखो कहाँ, तो यही बात तो मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई थोड़ी पर्सनैलिटी भी निखार भी करो। अखबार, ये कम्युनिकेशन क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है, बट साथ में ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना। इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आपको कुछ जनरल बातें भी करता हूँ, जिससे कि बच्चे का दिमाग खुले। वो कुएं का मेढक नहीं बनना भैया, कहावत सुना कुएं का मेढक। एक मेढक होता है, वो एक कुएं के आसपास ही फुदकता रहता है, और उसको लगता है मैं इसका राजा, उसको लगता है दुनिया इतनी सी है, तो भैया उतनी दुनिया को तो राजा समझ रहा है। एक तो एक गाँव होता है एकदम इंटीरियर में, वहाँ बेचारे किसी के ऊपर ना एक कोठी बन गई भाई साहब, और उस गांव में किसी के पास ढंग से पक्का मकान ही नहीं, उसकी कोठी बनी हुई 4 फ्लोर की, 5 फ्लोर की, क्या वो अपने को राजा समझ लगता है। पला के उसकी टोटल वैल्यू 5 लाख रुपए, एकदम इंटीरियर में, ठीक है। अच्छा वो दिल्ली आ जाए, खो जाएगा ना, लेकिन वहां तो अपने को राजा समझ रहा है, तो ठीक है गाँव में रहो फिर। तो बाहर के जब जितना आप एक्सपोजर लोगे ना, तब पता लगता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और जितना कम एक्सपोजर लोगे तो आपको लग रहा है कि अपनी दुनिया में, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपना नाम, अपनी जगह बाहर की दुनिया में जाके बनाना है, घर में थोड़ी बनाना है। घर में तो हम सब ऑलरेडी, आप सब अपने अपने पेरेंट्स के राज दुलारे ही हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया में जाके बनाना है, और जब बाहर निकलते हैं ना, एक्सपोजर मिलता है। मैं भी एक रिसेंट एग्जाम, मेरा बेटा है, वो स्कूल से इतना चिपका हुआ था, वो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अपने एक स्कूल में पढ़ा, सेंट कोलंबस का, अगर नाम आपने सुना होगा, इस गोल मार्केट में, ठीक है। अब वो स्कूल से इतना उसको लगता है स्कूल ही सब कुछ है, टीचर मतलब उसको लगता है सब कुछ यही है। अब मुझे उसको क्या, उसका टेस्ट था कि उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करवानी थी। मुझे लगा भाई आज आपको सुनो, आजकल जो इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं लोग 11th-12th में, फिर स्कूल में ज़्यादा ध्यान आपको वही करते हैं। मुझे लगा कि इसको मैं 11th में कैसे स्कूल, मतलब पहली क्लास से 9th क्लास तक वो एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करना चाहता है। इतने मतलब हम कभी बोलेंगे बेटा बीमार है छोड़ दे, नहीं पापा मैं चाहूँ, स्कूल से इतना चिपका हुआ था। पढ़ने में भी बहुत उसको, ठीक है, स्पोर्ट्स में सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन स्कूल, अब मेरे को लगा साहब इसको मैं 11th तो बोलूँगा तो स्कूल ही पूरा ड्रॉप करके खाली इंजीनियरिंग में कैसे करेगा, ये था ना, अचानक चेंज आ जाएगा। तो मैंने 10th में क्या किया, इसको स्कूल के साथ थोड़ी सी इंजीनियरिंग कोचिंग ज्वाइन कराई। अब जब वो इंजीनियरिंग कोचिंग में जा रहा था, अब वही मैथ्स वहाँ पढ़ा रहे हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब पढ़ा रहे हैं, वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पूरी पहली से 9वीं क्लास तक उसने जितनी क्लास ने जितने दिन ऑफ नहीं किया था, 10वीं में उससे ज़्यादा ऑफ कर दिया उसने खुद ही। मुझे कहता पापा स्कूल वाले तो बेवकूफ़ बनाते थे। मैं कब समझ में आ गई। पहले मैं बोलता था बेटा ज़्यादा तुम ये सब चीज़ें ठीक करो भाई स्कूल, लेकिन ये मत समझो यही दुनिया है। अब बाहर का एक्सपोजर मिला तो समझ आया ना कि हम कहाँ खड़े थे। एक्सपोजर मिला तो बोला भाई ये तो कुछ नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं। उसे लगा भाई क्या किस लेवल पे लोग पढ़ा रहे हैं और कितनी डेप्थ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। उसको मजा आ गया, अब वो बड़ा इंजॉय करता है। बोलता मेरे को तो पढ़ना ही नहीं यहाँ पे। बोला किसी तरीके 10th में मतलब 75% अटेंडेंस चाहिए ना बोर्ड एग्जाम बैठने के लिए, और अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी उसका प्री बोर्ड 2 हो गया, उसका मार्कशीट भी आ गई, उसमें आया था अटेंडेंस 78%। बोला पापा देखो 75, मैंने इतनी तो मेंटेन कर ली, ठीक है। तो 78 मतलब बस उसका अब एक्सपोजर लिया तो पता चला ना कि हम क्या दुनिया कितनी है।
लेकिन अगर वो एक्सपोजर ही नहीं लेता तो इसलिए मतलब एक्सपोजर लीजिए, समझिए कि दुनिया, और जितना बाहर निकलोगे तब समझ में आएगा हम कहां खड़े हैं। और जितना आप क्लोज सर्कल में रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आप कहां खड़े हैं। बहुत लोगों को देखोगे 3-4 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, वो 5वें से बात ही नहीं करते, ये गलत है भाई। क्लोज कुछ लोग होते हैं ना, सब लोग दिल में नहीं समाते, कुछ लोग ही समाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्ती, जनरल फ्रेंडशिप, एक्वेंटेंस तो हो सकती है ना। लेकिन कई लोग मतलब उसके साथ मुंह ही नहीं देखते भी, शक्ल ही नहीं देखते भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है। कई बच्चे बोले बेटा तुम्हारे क्लास में बगल में बच्चा बैठा था, कौन, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तुम्हारे बगल में बैठा था, रोज बैठता, तुम जानते ही नहीं हो, इसे क्या बदल रहा है, वो कुएं के मेढक है। ये तो गलत तरीका है। एक्सपोजर लीजिए। अच्छा आप जॉब्स वगैरह में जाएंगे कॉर्पोरेट, क्या अपने दोस्तों को सबको साथ लेके जाएंगे? क्या हर जगह नए लोग मिलेंगे? तो लर्न टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, उनसे कैसे बात करते हैं समझिए, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्वेंटेंस तो हो ही सकती है ना। खुलिए खुलिए, अपने आप खोलिए, बंधे हुए मत रखिए कि एक लिमिटेड उसमें, वो बड़ा गड़बड़ अप्रोच है, वो आदमी फिर जिंदगी में परेशान होता है। अच्छा उसकी फिर कहीं पे बनेगी नहीं, कारण क्या, वो कभी अपने को एक्सपोजर, नए लोगों से कभी इंटरेक्ट नहीं किया, कोई वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहा, वो गड़बड़ है भैया। दुनिया ऐसे नहीं, बहुत लोग होते पहली जॉब में जाते परेशान हो जाते हैं, कारण क्या है, उन्होंने कभी एक्सपोजर नहीं लिया, वहाँ सब नए लोग। अच्छा एक चीज, आप नए गए हैं, वहाँ पहले से जो बैठे वो तो अपने अपने सेट हो रखे वहाँ पे। अच्छा कभी भी एक ह्यूमन नेचर है, तुमने कभी नोट किया चीज, कभी एक कुछ लोग का ग्रुप बना हुआ है और आप उस ग्रुप में एंटर करना चाह रहे हैं, क्या वो इजीली अलाउ करते हैं? शुरू में बड़ा परेशान करेंगे आपको, ठीक है, टीज करेंगे, ये करेंगे, वो चांस की बात है। सेम अगर आप जॉब में जाएंगे, क्या वही सिचुएशन होगी? वहाँ ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल से, उनका तो ऑलरेडी सर्कल बना हुआ है, वो लोग बैठ के साथ लंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप नए हैं, तो क्या वहाँ पे एंट्री क्या मुश्किल होगी? लेकिन इफ़ यू नो ऑल दिस थिंग, कैसे डील करते हैं, कैसे सिचुएशन बनती है। बहुत बच्चे आज के दिन पहली नौकरी में जाते हैं, वो हाय तौबा बोलते हैं, वो तो नौकरी नहीं करनी, कारण एक्सपोजर नहीं है। और कुछ घर में पेरेंट्स भी खराब कर रहे बच्चों को, इतना ना बच्चों को इतना ना तोप के रखते हैं ना, तो समझो ना इतना उसको वो करा के सोफिस्टिकेटेड बना के रखते हैं ना भाई, वो कुछ नहीं होने वाला उसे जिंदगी में। बाहर भेजिए, एक्सपोजर दीजिए, ठीक है, बच्चों को। तुम देखते हो जितना ज्यादा प्रोटेक्टेड रखो है ना बच्चों को, बच्चे उतने खराब हो जाते हैं। तुम तो जितना ज्यादा जो बच्चा प्रोटेक्टेड हो, बीमार ज्यादा पड़ता है। जो बच्चा ज्यादा प्रोटेक्टेड देखा तो वो बीमारी, क्या बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है? सुना होगा, बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। पहले के बच्चे स्कूल जाते थे, क्या बाहर प्लेग्राउंड में जाके ओपन देख रहा, उनके बॉडी की इम्यूनिटी जल्दी बीमार है। आजकल जरा सा मौसम बदला नहीं भैया, राजा बाबू तो बीमार हो गए। कारण क्या है, इतनी सोफिस्टिकेशन, एक्सपोजर जीरो, इतना उसको आपने वो कर रखा है, तो गड़बड़ है हर तरीके से, मतलब फिजिकली मेंटली। एक्सपोजर लीजिए। एनीवे, तो दैट इज दिस इज ऑल्सो, मैं डिफरेंट मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। इंटरप्रिटेशन बेटा बातें नहीं, इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। नाउ एक बार इसको हम पढ़ते हैं, यहां पे देखिए, दिस रूल लिटरली मीन्स दैट अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट, मतलब किसके साथ यूज हो रहा है। इन अदर वर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट गिव्स। बाय द कंपनी का मतलब क्या है, जिस कंपनी में वो रहता है, मतलब जिसके साथ उसको यूज कर रहे हैं। कंपनी का मतलब कंपनी वाला कंपनी नहीं है, ठीक है। जब फ्रेंड ग्रुप बोलते हैं कंपनी, मतलब किसके साथ वो रह रहा है या किसके साथ यूज हो रहा है, ठीक है। When 2 or more words having the analogous meaning are coupled together, they are understood in their cognate sense. cognate मतलब एक दूसरे से अपना मीनिंग निकालते हैं। प्लांट जब ट्रीज के साथ यूज हो रहा है तो अलग मीनिंग निकाल रहा है, मशीनरी के साथ तो अलग मीनिंग निकाल रहा है। दे टेक देयर कलर मीन्स मीनिंग फ्रॉम ईच अदर। इस बात कैसे थे, जिस वर्ड की कंपनी में आप यूज हो रहे हैं, जिसके साथ यूज हो रहे हैं, जो आपका एसोसिएट है, उससे आपका कलर आता है। कलर मतलब मीनिंग आता है। द सुप्रीम कोर्ट, एक एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए थे, इसमें कोई एग्जाम्पल दे रखा है। मान लें किसी एक्ट के अंदर ये एक टर्म आ रहा है, पावर्स प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक्सप्रेशन मान लें किसी स्टैट्यूट में आ रहा है। अच्छा, पावर्स प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर के पावर्स अगर जनरल बोले, व्हाट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, वेदर सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लॉ मेकिंग। जनरल पावर का मतलब होता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग। Who makes the law? Legislature. Clear? तो अगर हम खाली पावर वर्ड की इंटरप्रिटेशन करें, पावर ऑफ द स्टेट, तो क्या लॉ मेकिंग। लेकिन यहां पावर वर्ड के अकेला यूज हो रहा है या इनके साथ यूज हो रहा है, प्रिविलेज और इम्यूनिटी के साथ यूज हो रहा है।
तो क्या ये पावर वर्ड विल टेक डिराइव इट्स मीनिंग कलर फ्रॉम द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड जिसके साथ यूज हो रहा है, हाँ या ना, जो इसके एसोसिएट्स है, ये सुनो। अब जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसकी इंटरप्रिटेशन की थी, इस वर्ड की पावर की इन दिस एक्सप्रेशन, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में पावर वर्ड की इंटरप्रिटेशन। देखिए पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लिखे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है। इट वाज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पावर्स मस्ट टेक इट कलर, कलर मीन्स मीनिंग, फ्रॉम द वर्ड्स इन इमीडिएट कनेक्शन विथ इट, इसके साथ इमीडिएट कनेक्शन क्या है, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज, एंड दैट इज टू बी कंस्ट्रूड, इंटरप्रेटेड टू रेफर नॉट टू लेजिस्लेटिव पावर। यहां क्योंकि हम यूनिटी, इम्यूनिटीज और इसके साथ यूज कर रहे हैं प्रिविलेजेस के साथ, यहां कोई लेजिस्लेटिव पावर की बात नहीं कर रहा, बट टू द पावर्स ऑफ द हाउस स्टेट लेजिस्लेचर विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस। एक से बताइए, एक स्टेट की विधानसभा चलती है, विधान परिषद चलता है, तो उसको चलाने के लिए कुछ कुछ पावर्स होती है ना, कुछ प्रिविलेजेस होती है, कुछ इम्यूनिटी। अच्छा कोई एमएलए, कोई एमएलसी बदतमीजी कर रहा है तो उसको बाहर निकालो, बोलने का तरीका होता है, कौन कितना बोल सकता है, कहां पर, सुना होगा जहां पे स्पीकर बैठते हैं उसका एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं वेल ऑफ द हाउस, वहां पर आप एंटर नहीं कर सकते, तो पता होगा वेल ऑफ द हाउस बोलते हैं। अब तो ये मतलब अखबार पढ़ा करो इसलिए बोलता हूं, ठीक है, बात घूम फिर के वही आएगी। कितनी बार अखबार में आता है कि लोकसभा में या किसी स्टेट के असेंबली के अंदर, विधानसभा में आपको लोग ने बहुत वहां पे शोर शराबा किया और वो वेल ऑफ द हाउस में पहुंच गए, एंड दैट वाज नॉट अलाउड, लीगली अलाउड नहीं है। मतलब जहां पे स्पीकर बैठता है, ठीक है, या राज्यसभा में चेयरमैन बैठता है, ठीक है, उसके एक सर्टेन एरिया उतने इसमें आप नहीं आ सकते। अच्छा आप किसी बंदे के पास आप बहुत क्लोज जाके, ठीक है, कोई अगर जोर जोर से बोल रहे हैं कि आर यू ट्राइंग टू डोमिनेट दैट पर्सन, दैट्स आइडिया, वो अलाउड नहीं। आप डोमिनेट कैसे कर सकते हो चेयरमैन को, तो अलाउड नहीं कि वेल में जाना, ठीक है। लेकिन कई बार न्यूज में आता है कि साहब कुछ एमपीज ने लोकसभा में या राज्यसभा में कुछ एमपी ने वेल ऑफ द हाउस में जाके, तो यू शुड नो दिस थिंग्स, ये क्या बोलते हैं क्या, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब यहाँ पे जो पावर्स वर्ड यूज हो रहा है, बेटा शोर नहीं, पावर्स, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज, इसका मतलब यहाँ पावर का मतलब क्या है, कौन किसके साथ यूज हो रहा है, प्रिविलेज इम्यूनिटी किसके से। तो एक स्टेट लेजिस्लेचर को अपना काम काज करने के लिए जो जो पावर्स चाहिए, जो प्रिविलेजेस चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, हम उन पावर्स की बात कर रहे हैं, नॉट द लेजिस्लेटिव पावर, नॉट द। लेकिन अगर अलग से हम बोले कि एक लेजिस्लेचर की क्या पावर होती है, तो वहां पावर वर्ड का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर। बट हियर द वर्ड पावर इज नॉट यूज इन सेक्लूजन, इट हैव यूज अलॉन्ग विद विच वर्ड, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ। ये तीनों चीजें किसकी, एक स्टेट लेजिस्लेचर की। तो लॉ सुप्रीम कोर्ट निकला है, इसका मतलब यहाँ पावर का मतलब लेजिस्लेटिव पावर नहीं लेना, क्या लेना है, दोज पावर विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, अपना काम काज करने के लिए जो पावर्स है, उस पावर्स की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज यूज अलॉन्ग विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। इससे क्या बात प्रूव हुई कि सब एक वर्ड एक्सप्रेशन के कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होते, मीनिंग वेरीज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिटी। ये देखिए क्या चीज है, मैंने आपको एक वर्ड बताया कंटेम्परेरी। अच्छा ये रूल कब लगाते हैं, मान लिया कोई ऐसा लॉ है, एंड अ वेरी ओल्ड लॉ, बहुत पुराना बना हुआ है, और उसके अंदर जो कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं या एक्सप्रेशन यूज हुए हैं जिनके मीनिंग चेंज हो गए ओवर अ पीरियड टाइम। बताओ जब वो बना था उस समय उन शब्दों के मतलब जो समझे जाते थे, अब उन शब्दों के मतलब बदल गए ओवर अ पीरियड टाइम, उस कॉन्टेक्स्ट में रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, खुद सोच के बताओ लॉजिकली, कि जो शब्द आपको इस्तेमाल हो रखे हैं, अगर मीनिंग ही नहीं बदले फिर ये रूल का कोई यूज नहीं है। ये रूल कब यूज है, दे वेरी ओल्ड लॉज, एंड इन दोज लॉज सम वर्ड्स एक्सप्रेशन द मीनिंग हैज अंडरगॉन अ चेंज। इसका था जब बनाया गया था उस समय मीनिंग कुछ और समझे जाते थे, अब मीनिंग उसके कुछ और हो गए सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे केस में आप बताइए लॉजिकली आप कौन सा मीनिंग लेंगे आज अगर उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। गलत, गलत। क्योंकि देखो लॉजिकली भाई मीनिंग समाज में बदल गए हैं, लेकिन लेजिस्लेचर ने क्या आज वाला मीनिंग सोच के बनाया था या उस समय। और देख बात है ना, हमेशा इंटेंशन द लेजिस्लेचर सबसे ऊपर सर्वोपरि है, लॉ इंटरप्रिटेशन इससे ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने तो वो सोच के बनाया था ना।
हाँ, अगर मान लिया वो वाला मीनिंग आज के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं बैठ रहा, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ। आप और हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले, ठीक है? तो लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ, ठीक है। लेकिन अगर आपको मीनिंग में फर्क आ गया तो हमें मीनिंग वही लेना है जो उस समय कंटेम्प्रेरी था, उस समय क्या प्रचलन में था, हमें वो मीनिंग लेना है, नॉट द टुडेज मीनिंग। एंड इफ दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ, ठीक है। लेकिन आप और हम लॉ नहीं बता सकते, ठीक है? अगर हमें लगता है कि साहब वो मीनिंग लेने से आज समस्या आ रही है, ऑल दैट, तो लेट द लेजिस्लेचर डू इट। लेकिन आप जब तक नहीं होता, लेकिन ये बात, ये सिर्फ रिलेवेंस इस रूल की सिर्फ कहां पे है, किस कॉन्टेक्स्ट में? ओनली इन दोज कॉन्टेक्स्ट, ओनली इन दोज कॉन्टेक्स्ट, जहां पे ओनली इन दोज कॉन्टेक्स्ट वेयर एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स एक्सप्रेशन अंडरगॉन अ चेंज। तो देयर, अब कई बार क्या होता है, मीनिंग चेंज हो गया, हम आज इंटरप्रेट मान ले कर रहे हैं, तो हम तो जनरली हम क्या, नॉर्मली टेम्पटेशन, जैसे अभी आपने बोल दिया, क्या होगा, हम आज वाला मीनिंग उठा लेंगे। लेकिन क्या हमें सोचना पड़ेगा सब, ये जो लॉ बना था उस समय क्या मीनिंग था, क्या सोच के बनाया गया था, और हमें वही मीनिंग लेना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है उस मीनिंग को लेने से प्रैक्टिकली सोसाइटी में, तो लेजिस्लेचर तक जब बात पहुंचे, लेजिस्लेचर अपने आप क्या करेगा, लॉ को अमेंड करेगा। वो आप और हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। एक वर्ड मतलब चेयरमैन, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेयरमैन बोलते हैं, मैन नहीं बोलते, मैक्सिमम बोलते चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन, ठीक है। अच्छा, ये चेयरमैन जो है, ये जो वर्ड है, आज ये वर्ड मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन किसी जमाने में ये वर्ड सिर्फ मेल के लिए यूज होता था, फीमेल के लिए होता था या तो चेयर विमेन या चेयरपर्सन। चेयरपर्सन तो न्यूट्रल वर्ड है, किसी के लिए यूज होता है। लेकिन आज इसका अब मान लिया कोई एक्ट आप पढ़ रहे हैं, उस एक्ट के अंदर आपको चेयरमैन वर्ड यूज हो रखा है, और जिस जमाने में एक्ट बना था उस जमाने में चेयरमैन का मतलब सिर्फ क्या था, मेल था। अच्छा, लॉ मेकर्स ने भी मेल के पॉइंट भी सिर्फ लिखा था, तो क्या आज भी हम इंटरप्रिटेशन में मेल ही लेंगे? ये सुनो, भले जनरली इस वर्ड का मतलब आज मेल फीमेल दोनों है, लेकिन आज भी हम इंटरप्रिटेशन में, हाँ, उससे अगर कोई समस्या समाज में आ रही है, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। जैसे आजकल देखोगे मेल फीमेल सबके लिए एक्टर वर्ड यूज होता है, सुना होगा, मेल भी एक्टर वर्ड यूज होता है, फीमेल, लेकिन पहले एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, पहले लोग अलग अलग करते थे। आजकल क्या साहब बोलते हैं, एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल टर्म हो गए, एक्टर आपको मतलब दोनों के लिए होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। तो क्या एक्टर वर्ड का मीनिंग में फर्क आ गया, ये सुना, पहले मेल के लिए सिर्फ यूज होता था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन और वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में वी हैव टू अप्लाई दिस रूल, हमें आज वाला मीनिंग नहीं लेना है, उस समय क्या कंटेम्प्रेरी था उसके हिसाब से चलना है। लेकिन इस रूल का बहुत यूज नहीं है, क्योंकि कोई कोई कॉन्टेक्स्ट में जहां पे क्या आ रहा है, मैंने बताया सेकेंडरी रूल्स का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड ये कभी कभार कोई कोई जगह आपको, हाँ, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। देख क्या लिखा, सेकेंडरी रूल, दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड by referring to the exposition it received from contemporary, मतलब जिस समय बनाया गया था उस समय क्या प्रचलन में था उसके हिसाब से। द मैक्सिम कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिटा इस एफ टू, जो भी इसका लैटिन में लिखा हुआ है, मीन्स कंटेम्प्रोनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ, मतलब जिस समय लॉ बना था वो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, हमें उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना है। आज मीनिंग भले सोसाइटी में बदल गया हो, अब उसके हिसाब से अगर लेजिस्लेचर को भी लगेगा तो बदलेगा, जब तक नहीं बदलता हमें। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी हुई है, द लैंग्वेज, देखिए it is said that the best exposition, interpretation of the statute, exposition means interpretation, or any other document, अच्छा कोई लीगल डॉक्यूमेंट को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वहां पे हम ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इट इज सेड द बेस्ट एक्सपोजिशन स्टैट्यूट। अच्छा, इस चैप्टर के लास्ट में ना, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसी चैप्टर के लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डीड डॉक्यूमेंट, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो भी आपके, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा। It is said that the best exposition, interpretation, statute, any other document is that, वो ये डॉक्यूमेंट, वो लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत लीगल डॉक्यूमेंट में बाय एंड लार्ज वही प्रिंसिपल लगते हैं। खाली एक लाइन बता, देखिए मान लिया ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे लीगल डॉक्यूमेंट, अच्छा उसमें जो भी लिखा हुआ इट इज बाइंडिंग ऑन ए एंड बी। अच्छा, जो एक स्टैच्यूट है मेड बाय लेजिस्लेचर, क्या वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है? द ओनली थिंग इज दैट उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे देश के लिए, इतना ही फर्क है। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल डॉक्यूमेंट करता है ओनली बिटवीन द पार्टी जो एक्चुअली जिनके बीच में बना है, तो उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैच्यूट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द एवरीवन, इतना ही फर्क है।
इसलिए जो सिद्धांत आपको स्टैच्यू को इंटरप्रेट करने में लगता है वही सिद्धांत देखना डॉक्यूमेंट में भी आएंगे, इसलिए वो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले एक बार स्टैच्यूट के बारे में देखना, यही सारे प्रिंसिपल मैं वहीं भी लगाऊंगा. He said that he said that best exposition, interpretation of the statute or any other document is that which is received from contemporary authority. Contemporary authority the point of time when we made, उस समय क्या प्रचलन में था, contemporary था, उसके हिसाब से. ये सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिएगा. The language of the statute must be understood in the sense in which it was understood when it was made. This is very important. The language of the statute must be understood in the sense, किस सेंस में, in which it was understood when it was made. जब बनाया गया तो उस समय जिस सेंस में, वही मीनिंग लेना, भले मीनिंग आज बदल गया हो. लेजिस्लेचर की तो इंटेंशन वही थी ना. इज दैट क्लियर? देखिए लास्ट में क्या लिखा, इट मे बी नोटेड एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन कन्फाइंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज्ड इन वेरी ओल्ड स्टैट्यूट where indeed the language itself might have had a rather different meaning on those days. मतलब मीनिंग बदल गई, उस समय कुछ और मीनिंग, उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इस रूल का यूज है और आपको और किसी कॉन्टेक्स्ट में इस रूल का यूज नहीं. इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन. स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन. ये कुछ खास बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं. स्ट्रिक्ट इज द लिटल कंस्ट्रक्शन, लिटल पढ़ा था. लिबरल इज द रीजनेबल. अच्छा बताइए, लिटरल और रीजनेबल साथ साथ चलता है? हाँ ना. अगर लिटरल फेल हो जाता है हम किस में मूव कर जाते हैं? रीजनेबल में मूव कर जाते हैं. वही सेम चीज है, उसे एक दूसरा नाम दे दिया ये. अच्छा लिटरल में हम क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज जो है हम उतनी तक बात करते हैं, उसके बियॉन्ड कोई बात नहीं करते. यही मतलब है. तो इससे उसे ना स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. लेकिन अगर हमने वो इंटरप्रिटेशन किया एंड जो मीनिंग निकल गया दैट शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? इट इज नॉट एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अच्छा बताइए, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, इसका मतलब क्या है? ठीक है, पैसे कमी है. अब शॉर्ट का मतलब कम, वो तो उसी तरीके से. तो द लिटरल मीनिंग, ये हमने रूल लगाया स्ट्रिक्ट, पहले स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया, एग्जैक्टली जो भी वर्ड्स है उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं. लेकिन उससे जो मीनिंग इट इज शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. देन हम शब्दों के बियॉन्ड जाके भी चीजों को इंटरप्रेट करेंगे. आर वी बिकमिंग लिबरल और नॉट? हाँ है ना. अच्छा एक लाइन बनी हुई है, हम लाइन से हट के काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? लिबरल. अच्छा कई बार उसको छोड़ो, कई बार मान लिया कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपने अप्लाई किया कोई चीज के लिए, और वो जो ऑफिसर बैठा है बोलता है जी अकॉर्डिंग टू रूल आपका ये काम नहीं हो सकता. लेकिन आपका काम जेन्युइन, आपको गलत काम नहीं करा रहे. लेकिन हो सकता है ना कई बार जो नियम बने हुए उसमें कहीं आपका केस कहीं कुछ फिट नहीं हो रहा, कोई रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन अदरवाइज अ वेरी जेन्युइन केस. तो हम कई बार सामने वाले नहीं बोलते थोड़ा लिबरल होकर सोचिए ना, बोलते हैं सर थोड़ा लिबरल होकर सोचिए ना. मतलब क्या हुआ? जो लाइन बनी हुई है, जो नियम बने हुए हैं उसे थोड़ा हट के सोचिए. हम बोलते हैं ना थोड़ा लिबरल होकर तो सोचो यार, थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि लिबरल होकर सोचिए, हमारी जेन्युइन केस. लोग कई बार करते हैं, अलाउ कर देते हैं. तो कोई शब्दों में सब कुछ हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव. अगर हो सकता है उस शब्द के हिसाब से जो रूल बना हुआ आपका केस उसमें फिट नहीं होता, लेकिन जेन्युइन केस अलाउ करते हैं. बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर ने देखा है जो समझदार ऑफिसर है. बाकी जो टिपिकल जो होते हैं, जो एक माइंड उनका दिमाग नहीं होता, ठीक है, या वो खाली पैसे के चक्कर में रहते हैं, वो लिबरल तभी होते हैं जब उनको दक्षिणा मिलती है. हाँ, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग होते हैं, मैंने देखा ना, उनको समझ है चीज़ों को, तो वो लोग बोलते ठीक है लिखा हुआ है बट इट्स अ जेन्युइन केस. तो वही सेम चीज हो गई, उसी अलग नाम हो गया, उसी का क्या अलग नाम हो गया. सेम चीज है, सेम बदल. देखिए मैं एक बार यहां पे पढ़ देता हूं. अच्छा देखा जाए जब सेम चीज है तो ये सेकेंडरी में आना चाहिए प्राइमरी में, लेकिन किताबों में ऐसे ही लिखा होता है, मेरे को मजबूरी में लिखना पड़ता है. स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब ऐसे कहानी से लिखी होती है, तो पता नहीं क्यों लिखते हैं. मुझे बता, जब सेम चीज है इधर दूसरा नाम है. देखिए the words of a statute are to be constructed, interpreted in the manner in which they are stated in the act. The statute not to be regarded including anything which is not within its latent spirit, मतलब जो चीज, and which is not clearly and manifestly mentioned, described in the word. जो चीज नहीं mentioned है, described नहीं है, हमें उसे जो cover नहीं करना है. अभी हम क्या कर रहे हैं? Strict interpretation. क्या बात कर रहे हैं? Strict की. It may be noted as words of a penal statute, मतलब ऐसे statute जो punishment की बात, जैसे इंडियन पिनल कोड. इंडियन पिनल कोड का पिनल स्टैट्यूट है विच क्रिएट्स एन ऑफेंस और प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट आर कंस्टिट्यूट वेरी स्ट्रिक्टली.
ऐसे लॉज नॉर्मली बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होते हैं अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड। उसका रीजन है, जरा सा भी आप हटे, कोई बंदा हो सकता है आपको कन्विक्ट को, आपको पनिशमेंट ना मिले और उसको पनिशमेंट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लॉज हैं, इसमें एक चीज और बता दूं, जो लिटरल और रीजनेबल जो हम बोलते हैं, इसमें भी ना थोड़ा सा एक फर्क होता है कि लॉज टू लॉज जनरली तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया, पर लॉज टू लॉज भी बहुत, जैसे इनकम टैक्स एक्ट बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होता है। इसे देखना, एक चीज तुम नोट करना, जब आप दीपक जैन सर आपको टैक्स पढ़ाए होंगे तो देखना कई सारे अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे आप आगे कुछ केसेस पढ़ोगे, बीच में आएंगे सभी इस केस में ऐसा हुआ, देखना वो बड़ा शब्दों के हिसाब से खाली चलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में आपको बहुत ज्यादा हम आपको पर्पस के हिसाब से चलते हैं कि जरा सा भी कॉर्पोरेट, तो अप्रोच भी अलग हो जाती है लॉज वाइज। जनरली ये है कि हर जगह लिटरल के अगर मीनिंग के पर्पस के अगेंस्ट जा रहा तो ठीक है, वो इनकम टैक्स में भी होगा, ठीक है, पीनल लॉज में भी होगा, लेकिन ज्यादातर वहां पे ज्यादा आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉज के अंदर स्ट्रिक्ट में जरा से भी इशू आया तो हम किसमें मूव कर जाते हैं, टू द रीजनेबल दैट इज लिबरल। देखिए क्या लिखा, वेयर द यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ, यूजुअल मीनिंग का मतलब क्या, जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से जो मीनिंग आया, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए पूरा। अ मोर एक्सटेंडेड मीनिंग may be attributed to them, may be given to them. It has been held in many cases, it is the duty of the judge to make such construction statute, such interpretation, as such suppress the mischief advance। क्या वही वाली बात आ गई, जो mischief को, जिस mischief के लिए बना है, mischief को सपरे, और which fulfills the objective thought behind the enactment of that law। उस लॉ को बनाने में, इनैक्टमेंट को, एक्ट को बनाने में जो ऑब्जेक्टिव सोचा गया था, वो अचीव करने के लिए लिबरल भी इंटरप्रिटेशन की जात। तो देखा जाए वही सेम चीज, सेम कंसेप्ट है, दैट इज लिटरल एंड रीजनेबल। इज दैट क्लियर? लास्ट देखिए, एक्सप्रेसियो यूनिस, ये यूनिस UNI कर लेना, एस एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, UNIS है, ये एल नहीं है, UNIS। एक्सप्रियो यूनिस एस, इसका मतलब है एक्सप्रेस मेंशन, देखिएगा हुआ, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। ये भी रूल कई की जगह आपको नजर आपको आएगा। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। जब कुछ एक्सप्रेसली मेंशन है तो उसका इंपैक्ट कई बार तो कोई दूसरी चीज एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, मान लिया कहीं खाली पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा जनरली पर्सन वर्ड के इंटरप्रिटेशन में हम कहें नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों लेते हैं, है ना। लेकिन मान लिया इसके साथ लिखा हुआ बीइंग एन इंडिविजुअल, पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, ये भी लिखा हुआ है। यहां खाली पर्सन वर्ड की जब इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो हम नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ले रहे थे। लेकिन जब एक्सप्रेसली मेंशन है कैसा पर्सन, इंडिविजुअल, बीइंग एन इंडिविजुअल, तो एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, क्या ये यहां लिखा हुआ एक्सप्रेसली क्या खाली इसकी बात कर रहा है, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल? इंप्लाइडली क्या अब पर्सन की इंटरप्रिटेशन में यहां पे क्या हम आर्टिफिशियल पर्सन लेंगे? तो इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। इस एक्सप्रेस मेंशन है कि साहब यहाँ कैसा पर्सन, इंडिविजुअल, दैट इज नेचुरल पर्सन। इसका अब मुझे बताइए पर्सन में क्या आप आर्टिफिशियल पर्सन लोगे यहाँ पे? नहीं। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ पर्सन का मतलब क्या लेना है, नेचुरल पर्सन। तो एक्सप्रेस मेंशन, ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ, अच्छा इसको छोड़ के रूल नहीं जानते, खाली इतना लिखा होता आप बोल देते नहीं पर्सन में यहाँ खाली क्या लेना है, नेचुरल पर्सन, यही रूल बोल रहा है। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, जैसे मैंने आपको याद है 1% कंपनी का एग्जांपल दिया था, 1% कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि द 1% कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62 मीन्स अ कंपनी विच ओनली 1% इज अ मेंबर। तो पर्सन वर्ड है, इट में भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन रूल्स रिलेटिंग ओपीसी वो बोलते हैं ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी एंड ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए नॉमिनी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी। इसका एक्सप्रेसली मेंशन है ना कि साहब सिर्फ नेचुरल पर्सन ही मेंबर हो सकता है। तो इसका मतलब मैं जब डेफिनेशन ऑफ ओपीसी पढ़ रहा हूँ वहां पे पर्सन की इंटरप्रिटेशन में क्या लूंगा, एक्सप्रेस मेंशन क्या है, दैट इज द नेचुरल पर्सन। तो वहां आर्टिफिशियल पर्सन मैंने क्या एक्सक्लूड कर दिया, वहां पर्सन की इंटरप्रिटेशन में क्या कर, इसलिए तो सब चीज मिला के पढ़ना है। अब वो अलग रूल्स में लिखा हुआ और डेफिनेशन में लिखा हुआ है तो ओपीसी की बात ही कर रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लिया कहीं लिखा हुआ वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज, वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज। मुझे बताइए जो हॉलीडेज जो वर्ड है
जो हॉलीडे जो वर्ड है इसको खाली इंटरप्रिटेशन करें, खाली एक बार इससे आगे जो है उसको भूल जाइए। जैसे वहां पर्सन के आगे कुछ लिखा होता है, यहाँ हॉलीडे से पहले कुछ लिखा हुआ है। हॉलीडे है तो साथ में ना, ठीक है, वो आगे पीछे जो भी है साथ में एसोसिएटेड वर्ड्स है। अच्छा, खाली हॉलीडेज की वर्ड की इंटरप्रिटेशन करें तो क्या हर तरह के हॉलीडे कवर होंगे? लेकिन जब हॉलीडे के आगे पब्लिक लगा हुआ है वीकेंड, तो यहां पे क्या हम हर तरह के हॉलीडे की बात कर रहे हैं? तो एक्सप्रेस मेंशन क्या है? विच हॉलीडेज इन द नेचर ऑफ वीकेंड्स एंड इन द नेचर ऑफ पब्लिक हॉलीडे। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी हॉलीडेज होते हैं क्या वो कवर होंगे यहाँ पे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस मेंशन। यहाँ हॉलीडेज का मतलब क्या था? ऑल काइंड ऑफ हॉलीडे। लेकिन एक्सप्रेस मेंशन इसके साथ है, इसका मतलब सिर्फ यही वाले यहाँ पे कवर होंगे, इसके अलावा कोई और हॉलीडेज है विच इज नीदर इन द फॉर्म ऑफ वीकेंड नॉर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक हॉलीडे, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। कॉमन सेंस की बात है। तो कई बार लॉ में क्या होता है, एक्सप्रेसली कई बार ऐसे टर्म होते हैं जिसका लगता है इसमें ये भी हो सकता है, बट साथ में एक्सप्रेसली मेंशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो चीज एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है वो क्या है? एक्सक्लूडेड। क्या है? एक्सक्लूडेड। कॉमन स्कोप बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखिए, that is the last rule. It says that this rule literally means the express mention of one thing implies the exclusion of another. In other words, mention of one or more things of particular class, अच्छा person class है, इसमें natural person भी आ सकता है, may be regarded as silently excluding all other members of the class. जिसको expressly mention नहीं कर रखा है, इसका मतलब उनको क्या कर दिया है? exclude कर दिया है। क्या कर दिया है? exclude कर दिया। I hope this is clear. तो इसके साथ हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो गए, प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी में आज हमने क्या क्या पढ़े? रूल ऑफ यूजेसिव जर्नीज में कुछ खास नहीं था, मैंने बताया, लेकिन वो क्या है, कब रूल लगाते हैं? यूजेसिव जर्नीज का मतलब ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज कब लगाते हैं? जब एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड एनिमरेशन, उससे क्लास बन रही है, क्लास ये नॉट एग्जॉस्टिव एनिमरेशन, उसके बाद क्या है? कोई जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के अंदर वो मीनिंग लेंगे विच कैन फिट इनटू दैट क्लास। हाँ, हाउएवर इफ देयर इज अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, वाइडर मीनिंग लेना है तो अलग बात है, फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो। इज दैट क्लियर? नाउ दूसरा, अब फिर ये प्राइमरी तो सारे खत्म हो, सेकेंडरी के अंदर आपका क्या पहला क्या था? डॉक्ट्रिन नोसिस दैट इज द इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट वाइज हमें, और जिसके साथ वो वर्ड यूज हो रहा है, जो साथ में एसोसिएट वर्ड है, उससे अपना मीनिंग डिराइव करेगा। फिर कंटेम्पोरेनियस ऐसे वर्ड्स एक्सप्रेशन जो ओवर अ पीरियड टाइम चेंज हो गए, ठीक है, एंड वहां पे हमें वही मीनिंग लेना है जो लॉ मेकर ने बनाते समय सोचा था। क्लियर? स्ट्रिक्ट एंड लिबरल तो वही सेम चीज है, स्ट्रिक्ट इज द लिटरल एंड लिबरल इज द रीजनेबल। एंड लास्ट अब ये मैंने एक्सप्रेस मेंशन वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। अच्छा, टोटल कितने? 11 रूल्स हो गए। अच्छा, 11 में वैसे सारे पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादा जो है आपके रेलेवेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ अदरवाइज भी यूज जो ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली पहले लिटरल लिख लो, टिक मान लो, ठीक है सब, लेकिन पढ़ने सारे हैं, ये नहीं कि कोई छोड़ दिया, सर आपने बोला था वो एग्जाम में आ गया, फिर क्या होता है? सर तो ही गर्दन पकड़ने के लिए, ये भूल के नहीं, पढ़ाए मैंने सारे हैं। लिटरल, रीजनेबल, मिसचीफ रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस हो गया, यूजेसिव जनरस, देन नॉसिर सॉसिर पहला जो है, और कंटेम्पोरेनियस। बस कितने हो गए? 7। वैसे इफेक्टिवली देखा जाए 3 तो ऐसे हैं जो कि रीजनेबल का एप्लीकेशन है, स्ट्रिक्ट लिबरल वही सेम है, तो है कितने? गिने चुने, लेकिन ये ज्यादा यूज होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज भी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए, प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी, ठीक है। आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ रहा हूं, मुझे कुछ काम है, ठीक है। चल, अच्छा एक लाइन खाली बोल देता हूं बेटा, जो जैसे क्लास में हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो कभी ये मत सोचना कि मैं 2 ग्रुप के लिए डिस्करेज करता हूं, या कभी मत सोचना कि मैं एक ग्रुप के लिए ही प्रमोट कर, कभी नहीं बोलता। हर बंदे को अपनी जजमेंट करनी है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप अगर 2 में कंफर्टेबल है 2 दीजिए ना, किसने मना किया, लेकिन कसम नहीं होनी चाहिए कि इसी के पीछे जिंदगी है, ये अप्रोच गलत है।